वेपन मास्टर इन हिंदी एक्सप्लेन्ड। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल नोवेल मज़ा को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में हर सप्ताह नई कहानियों का आनंद लें। धन्यवाद। अध्याय 211 से 220। हाँ, रक्त आत्माओं की गति सामान्य प्रतिशोधी आत्माओं से भी अधिक तेज थी। 3 लाल प्रकाश किरणों की तरह एक पल में वे तांग हुआन और अन्य लोगों से 10 मीटर से भी कम दूरी पर थे। सामान्य प्रतिशोधी आत्माओं की तुलना में उनकी फुफकारने की आवाजें और भी अधिक कान फाड़ देने वाली थीं। इसके अलावा ध्वनि में ही एक भयानक आक्रमण शक्ति समाहित थी। ये सामान्य प्रतिशोधी आत्माओं की तरह नहीं था, जहां उनकी चीखें केवल तभी ध्वनि तरंग हमला कर सकती थी जब वे घायल हो जाते थे और अत्यधिक दर्द में होते थे। इस रक्त आत्मा का शरीर और भी अधिक ठोस था, और संभवतः यह ऐसी चीज नहीं थी जिससे आत्मा भक्षण करने वाला मोती बचाव कर सके। फुट एक विचार के साथ तांग हुआन का शरीर विस्फोटक रूप से आगे की ओर उछला। भाले की शक्ति की गति के साथ ही ये तुरंत एक अतुलनीय झुलसा देने वाली गर्मी की लहर में बदल गई। जहां भी यह गुजरता, प्रतिशोधी आत्माएं पीछे हटते हुए चीखती, और अगले ही पल तांग हुआन के सामने कोई बाधा नहीं थी। और इस समय निकटतम रक्त आत्मा तांग हुआन से 5 मीटर से अधिक दूर नहीं थी। रक्त आत्मा के शरीर के भीतर से एक अतुलनीय रूप से मोटी और ठंडी बुरी आभा बाहर निकली। हालांकि जैसे ही इसने ड्रैगन और फीनिक्स स्पीयर्स से निकलने वाली गर्मी को छुआ, ये तपते सूरज के नीचे बर्फ और हिम की तरह हो गया, जो तेजी से पिघल रहा था। उसे तांग हुआन के शरीर को छूने का अवसर ही नहीं मिला। हालांकि यदि यह एक सामान्य चरण 5 मार्शल मास्टर होता, तो घनी शैतानी आभा पहले ही उनके शरीर पर आक्रमण कर चुकी होती। तांग हुआन, सावधान रहो। रक्त आत्मा को पास आते देख गुयंग चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सकी। लेकिन इस समय वह केवल आत्मा भक्षण ओब को पकड़ सकता था और एक स्थान पर खड़ा रह सकता था। यदि वह दूर चला जाता तो आसपास की तामसिक आत्माएं निश्चित रूप से म्यूयान की ओर झपट पड़ती, जो सच्ची अग्नि आत्मा झरने का पानी ले जा रहा था। ची तांग हुआन ने बिजली की तरह अपना भाला बाहर फेंका। आग की लपटों में लिपटी भले की नोक सीधे रक्त आत्मा शरीर की छाती की ओर घुस गई, और उसी समय एक तेज आवाज निकली, मानो वह किसी के कान के पर्दे को फाड़ने में सक्षम हो। रक्त आत्मा चिल्लाए और उसके 2 पंजों ने भाले के अग्रभाग को पकड़ लिया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। तांग हुआन चीख के प्रभाव को महसूस कर सकता था, लेकिन जियो बुदियन के सींग से निकलने वाली सुनहरी रोशनी के आवरण के नीचे उसके मस्तिष्क को कोई असुविधा महसूस नहीं हुई, और रक्त आत्मा की हरकतों को देखकर तांग हुआन अपने दिल में उपहास करने से खुद को रोक नहीं सका। निर्वाण पवित्र अग्नि 5 महान आध्यात्मिक अग्नि में से एक थी। इसे इतनी आसानी से कैसे छुआ जा सकता था? हाँ, पलक झपकते ही रक्त आत्मा के पंजे बिजली की गति से भाले के सिरे को जकड़ने लगे, लेकिन अगले ही पल जैसे उसे किसी सांप ने चूमा हो, उसने उत्सुकता से अपने पंजे छोड़ दिए। लेकिन हाथ पहले से ही आध्यात्मिक अग्नि से प्रज्वलित हो चुका था, जिससे बाहर की ओर तड़तड़ाहट की आवाजें गूंजने लगीं। इस चीख से उत्पन्न ध्वनि तरंग अत्यंत शक्तिशाली थी, जो सामान्य प्रतिशोधी आत्मा की ध्वनि से कम कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। यदि यह घटना पहले हुई होती तो तांग हुआन निश्चित रूप से बेहोश हो गई होती, और संभवतः लगभग 2 सेकंड तक बेहोश रही होती। रक्त आत्मा के साथ लड़ते समय इतने लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के बाद चरण 5 के मार्शल मास्टर की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि चरण 7 के मार्शल मास्टर की भी, यदि वे नहीं मरते तो कम से कम वे गंभीर रूप से घायल तो होते ही हैं। इस समय हालांकि तांग हुआन को अपने सिर में हल्का सा दर्द महसूस हुआ, लेकिन यह उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करने की सीमा तक नहीं था। अगले ही पल तांग हुआन का ड्रैगन और फीनिक्स लांस, जो रक्त आत्मा द्वारा पकड़े जाने के कारण थोड़ा रुक गया था, एक बार फिर आगे की ओर चमक उठा। रक्त आत्मा एक साधारण प्रतिशोधी आत्मा की तरह नहीं थी। जब वह चिल्लाया तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसका रक्त लाल शरीर बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत पीछे की ओर तैरने लगा। रक्त आत्मा पहले ही अपना मौका खो चुकी थी। तांग हुआन उसे भागने का इतना बड़ा मौका कैसे छोड़ सकता था? एक झटके में उसने उन दोनों के बीच की दूरी खत्म कर दी। ड्रैगन और फीनिक्स भाले कांपने लगे और भाले की छायाओं का एक घेरा बना लिया। लाल प्रकाश के धब्बे जो जल्दी ही एक धधकती हुई ज्वाला में बदल गए, और भाले की नोक पर दिखाई देने वाली निर्वाण पवित्र अग्नि के समूह से टकरा गए। भाले की शक्ति कई गुना बढ़ गई। रक्त आत्मा पूरी तरह से भयानक भाले की ऊर्जा से घिर गई और एक बार फिर तीखी चीख निकली। उसकी आवाज अचानक अधिक शोकाकुल हो गई, फिर भी उसका शरीर पहले ही भाले से छेदा जा चुका था। तांग हुआन की बांह की एक लहर के साथ रक्त आत्मा आकाश में ऊपर उठ गई। लपटें तेजी से बाहर की ओर फैल गईं, एक पल में उन लपटों से जुड़ गईं जो उसकी दोनों भुजाओं तक पहुंच गई थीं। ज्वाला भयंकर रूप से जलने लगी और रक्त आत्मा तुरंत एक ज्वलंत व्यक्ति में बदल गई। वह भाले की नोक पर संघर्ष करने लगा और छटपटाने लगा, तथा उसकी चीखें कमजोर होती गईं। मानो इस दृश्य को महसूस करके न केवल आसपास की असंख्य साधारण तामसिक आत्माएं स्तब्ध रह गईं, बल्कि ऊपर उड़ रही अन्य 2 रक्त आत्माएं भी भयभीत हो गईं। वे अचानक हवा में रुक गए, और उनकी आंखों के गड्ढों में 2 लाल अखरोट के आकार की रोशनी तेजी से टिमटिमाने लगी। केवल 2 या 3 छोटी सांसों में रक्त आत्मा की चीख गायब हो गई और उसका शरीर भी बिना किसी निशान के गायब हो गया। आग की लपटों से वह पूरी तरह जलकर राख हो गया। तांग हुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अचानक अपना भाला नीचे कर लिया। आग की लपटों में जलता हुआ लाल भाला का सिर अन्य 2 रक्त आत्माओं की ओर इशारा कर रहा था, जो कुछ मीटर की दूरी पर थे।
हाँ, एक ही समय में चीखें सुनाई दी और दोनों प्रतिशोधी आत्माएं जादूगर पर भयभीत होकर कूद पड़ीं और एक साथ कई मीटर पीछे हट गईं। ठीक है, तभी म्यूयान की आश्चर्य भरी चीख निकल पड़ी। तांग हुआन ने नजर घुमाई और देखा कि म्यूयान पहले से ही खड़ा था। उसके एक हाथ में 2 लौकी और दूसरे हाथ में 2 अग्नि आत्मा तलवार की चाबियां थीं और गोल वेदी की दीवार पर गड्ढा पहले से ही गायब हो गया था और रेखाओं से ढका छोटा क्षेत्र एक बार फिर दिखाई दिया और झरना अपनी मूल स्थिति में लौट आया था। तांग हुआन पीछे हट गया। एक पल में वह गुयंग के पास वापस आ गया। चल दर, धीमी आवाज में चिल्लाते हुए तीनों ने तुरंत कम प्रतिशोधी आत्माओं वाली दिशा चुनी और बिना किसी हिचकिचाहट के तेजी से भाग निकले। आत्मा भक्षण करने वाले ओब के आने से सामने की कुछ प्रतिशोधी आत्माएं अवचेतन रूप से पीछे हट गईं। तांग हुआन, म्यूयान और गुयंग बिजली की गति से किनारे की ओर भागे और पलक झपकते ही वे 10 मीटर से अधिक दूर थे। हाँ, दोनों प्रतिशोधी आत्माएं अचानक अपनी मूर्छा से जाग उठीं और तुरंत ही उनका पीछा करते हुए चीखने लगीं। उनकी आवाज में हल्का सा गुस्सा था और आसपास की प्रतिशोधी आत्माएं भी हरकत करने लगीं। वे वास्तव में एक भयावह और ठंडी काली लहर की तरह थे जो आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ रही थी। यह एक स्पष्ट और मधुर चीख के साथ जियोबुदियन ने अचानक अपने पंजे उठाए और जल्दी से आगे की ओर इशारा किया। लपटों की रोशनी में काली छायाओं का एक घना समूह घाटी के प्रवेश द्वार से तेजी से ऊपर की ओर तैरता हुआ आया। काली परछाइयों के सामने 3 और रक्त आत्माएं थीं। इतने सारे, एक प्रतिशोधी आत्मा, म्यूयान ने कहा। धत्तेरी की, गुयंग ने हौंकते हुए कहा। वहां पर जाना। तांग हुआन चिल्लाया। उसने बलपूर्वक अपनी आगे की गति को रोक दिया। उसने अपनी दिशा बदल दी और बाईं ओर भाग गया। म्यूयान और गुयंग की प्रतिक्रिया भी धीमी नहीं थी। वे भी तेजी से मुड़े और तांग हुआन के पीछे चले गए। कुछ ही क्षणों में वह उस क्षेत्र से बाहर निकल गया जहां सच्ची आग की लपटें पहुंच सकती थीं। उसके चारों ओर का वातावरण पूरी तरह से काला हो गया था। हालांकि तांग हुआन के हाथों में ड्रैगन और फीनिक्स भाले और उसके हाथों में विशाल तलवार लगातार झिलमिलाती रोशनी छोड़ रही थी, इसलिए उसे आगे का रास्ता स्पष्ट रूप से न देख पाने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। हाँ, हवा में चीखें भर गईं। ऐसा लग रहा था कि मानो आकाश फट जाएगा। अन्यथा ये केवल एक चीख होगी। यहां तक कि जियोबुदियन के गोल्डन हॉर्न पवित्र प्रकाश की सुरक्षा के साथ भी तांग हुआन, म्यूहान और गुयंग तुरंत बेहोश हो गए होंगे। रात असीम थी। चाहे वह तांग हुआन हो, म्यूयान हो या गुयंग हो, उन सभी ने अपनी गति का भरपूर प्रदर्शन किया। यद्यपि वह अब अपने पीछे साधारण प्रतिशोधी आत्माओं को नहीं देख सकता था, परंतु चीखों से यह अनुमान लगाया जा सकता था कि वे कम से कम कई हजार थीं। रक्त आत्माओं की संख्या धीरे धीरे बढ़कर 8 हो गई। प्रतिशोधी आत्माओं के उन्मत्त पीछा के तहत तांग हुआन, म्यूयान और गुयंग की गति थोड़ी भी धीमी नहीं हुई। ये तो पता नहीं चला कि यह कब शुरू हुआ, लेकिन चीख पुकार कम होने लगी। ये स्पष्ट था कि वे साधारण प्रतिशोधी आत्माएं धीरे धीरे उन्हें पीछे छोड़ चुकी थीं, लेकिन 8 रक्त आत्माएं अभी भी उनका पीछा कर रही थीं। समय समय पर वे चीखते थे, जिसकी आवाज उनके पीछे छिपी प्रतिशोधी आत्माओं के साथ गूंजती थी। यदि वहां केवल 3 या 4 रक्त आत्माएं होती, तो तांग हुआन रुक सकता था और म्यूयान और गुयंग के साथ उन सभी को मार सकता था, इससे पहले कि सामान्य प्रतिशोधी आत्माएं उन तक पहुंच पाती। लेकिन अब वहां 8 रक्त आत्माएं थीं। तांग हुआन ने हार मानने से पहले थोड़ी देर तक इसके बारे में सोचा। रक्त आत्माओं की इस संख्या के साथ यदि वे सीधे लड़ें तो उनकी जीत की संभावना बहुत कम होगी। आखिरकार जियाओबुदियन के पास तो केवल एक ही था। इसके अलावा भले ही ये तांग हुआन था, बाइडू खोज 49 इल्यूजन नेटवर्क www.49access.com। इससे ये निर्धारित किया जा सकता है कि उनमें पहले से ही कुछ बुद्धिमत्ता विकसित हो चुकी थी और वे निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थे जिसकी तुलना एक साधारण प्रतिशोधी आत्मा से की जा सके। अपने साथी के पिछले उदाहरण के साथ उनके लिए पहले की रक्त आत्मा की तरह मूर्ख होना असंभव था, जिसने सीधे अपने दोनों हाथों से उसके भाले की नोक पकड़ ली थी। फुट विज विज, हवा में उसके कपड़ों के फटने की आवाज धागे की तरह लग रही थी। अनजाने में ही आसमान सफेद होने लगा था। तांग हुआन अचानक रुक गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। उसके पीछे बहुत सारे पत्थर थे और रक्त आत्माओं का कोई निशान नहीं देखा जा सकता था, लेकिन सभी पत्थरों से एक सौम्य प्रकाश निकल रहा था। क्या तुमने उनसे छुटकारा पा लिया? गुयंग एक पल के लिए चौंक गया और फिर उसे अंततः एहसास हुआ कि वह एक चीख सुन रहा था जिसमें अब रक्त आत्मा नहीं थी, और जमीन पर बैठने से पहले वह जोर से हंसा। तांग हुआन और म्यूयान ने एक दूसरे को देखा। यद्यपि वे दोनों थके हुए थे, फिर भी उनकी आंखों में मुस्कुराहट झलक रही थी, मानो उन्होंने कोई भारी बोझ उतार दिया हो। इस बिंदु पर, चाहे वह कोई भी हो, असली क्यूई पहले ही इस्तेमाल हो चुकी थी। यदि रक्त आत्मा अभी भी उसका पीछा कर रही थी, तो वह केवल सच्ची अग्नि आत्मा झरने का कुछ हिस्सा ही पी सकता था। हालांकि असली क्यूई को पुनः प्राप्त करने के लिए इस तरह के कीमती खजाने का उपयोग करना वास्तव में एक तरह की बर्बादी थी। हल्की सांस छोड़ते हुए तांग हुआन ने अपने आसपास का माहौल देखा और जमीन पर बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने अपने पैर मोड़े, उसकी सांस फूलने लगी। कुछ ठीक नहीं है। क्या गलत? रक्त आत्मा फिर से हमारा पीछा कर रही है? उद्धरण चिन्ह। गुयंग हैरान रह गया। उसने अचानक विशाल तलवार पकड़ ली और उठकर बैठ गया। उसकी आंखें 2 घंटियों की तरह उस दिशा में घूर रही थीं जिधर से वे आई थीं। म्यूयान, जो अभी अभी पैर मोड़कर बैठा था, वह भी सतर्क चेहरे के साथ सीधा खड़ा हो गया।
यह कोई रक्त आत्मा नहीं है, ये यही स्थान है, तांग हुआन ने भारी आवाज में कहा। इस जगह में क्या समस्या है? जब गु यंग और म्यू यान ने यह सुना तो उन्होंने राहत की सांस ली और अवचेतन रूप से चारों ओर देखने लगे। यद्यपि आकाश अभी भी अंधेरा था, फिर भी वे सामान्य स्थिति को पहले से ही देख सकते थे। इस क्षेत्र में वनस्पति के कोई संकेत नहीं थे, केवल विभिन्न आकारों की चट्टानें थीं। प्रत्येक चट्टान एक तीखी तलवार की तरह थी जिसे जमीन में गाड़ दिया गया था। कुछ 10 मीटर ऊंची थी, कुछ 1 या 2 मीटर जितनी छोटी थी। इन करीने से व्यवस्थित तलवार के आकार के पत्थरों के अलावा उसकी दृष्टि में और कुछ भी नहीं था। अजीब, गु यंग अपनी तलवार को पकड़े हुए खड़ा था। उसने बहुत दूर तक देखा, लेकिन उसकी दृष्टि की रेखा एक बहुत बड़ी तलवार की छवि से अवरुद्ध थी। उसने अवचेतन रूप से अपना सिर घुमाया। उसकी दृष्टि रेखा के अंत में अभी भी वह विशाल तलवार का उभार था। वह विश्वास में दूसरी दिशा में मुड़ा, लेकिन उसने जो देखा वह अब भी वैसा ही था। चाहे वह किसी भी दिशा में मुंह करके बैठे, अंततः उसकी दृष्टि बाधित हो ही जाएगी। बस दूरी अलग थी। क्या सचमुच कुछ अजीब है? ऐसी अजीब स्थिति ने गु यंग के शरीर के सारे बाल खड़े कर दिए। ऐसा प्रतीत होता है कि म्यू यान ने भी इस स्थान की असामान्यता को नोटिस किया था। उसकी खूबसूरत आंखों में अचानक आश्चर्य की एक झलक उभरी, और एक पल के बाद वह खुद को रोक नहीं सकी और बोली, क्या ये जगह हो सकती है? मैजी स्वॉर्ड वैली। ये 4 शब्द तांग हुआन के मुंह से चुपचाप निकल गए। क्या तलवार शिल्प घाटी की मजी तलवार घाटी? उद्धरण चिन्ह। पलक झपकते ही गु यंग ने उन्हें ध्यान से देखा, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि तलवार के आकार की कुछ चट्टानों के नीचे कुछ डरावनी सफेद हड्डियां थीं। कुछ लेटे हुए थे, कुछ बैठे हुए थे, लेकिन क्योंकि वे चट्टानों के रंग के समान थे, इसलिए उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। इस नई खोज से गु यंग का चेहरा हरा हो गया। हम वास्तव में इस स्थान पर आए थे। म्यू यान स्तब्ध रह गई। उसके नाजुक चेहरे पर अनायास ही एक कड़वी मुस्कान उभर आई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तांग हुआन के मुंह के कोने पर एक कड़वी मुस्कान भी उभर आई। उस समय जब बूढ़े व्यक्ति ने उसे तलवार शिल्प घाटी का नक्शा याद करने के लिए कहा था, तो उसने विशेष रूप से उससे इस मैजी तलवार घाटी का उल्लेख किया था और मोटे तौर पर इस जगह की स्थिति के बारे में बताया था। इस मैजी स्वॉर्ड वैली को स्वॉर्ड क्राफ्टिंग वैली के भीतर की घाटी कहा जा सकता है। उस समय जब मानव कबीला फल फूल रहा था, ये मैजी तलवार घाटी तलवार शिल्प घाटी के भीतर एक निषिद्ध क्षेत्र था। सामान्यतः किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं थी, जब तक कि शस्त्र शोधन पवित्र सभा आयोजित न हो रही हो। ये सही है, ये एक शस्त्र शोधन पवित्र सभा थी। हथियार शोधन पवित्र सभा, जो हर 10 साल में एक बार होती है, वह हथियार शोधन पवित्र सभा है जो उस समय तलवार शिल्प घाटी से उत्पन्न हुई थी। उस समय तलवार शिल्प घाटी हर 5 साल में हथियार शोधन पवित्र सभा आयोजित करेगी, और एक मैजी तलवार घाटी तीसरा और अंतिम चरण होगा। तलवार घाटी से बाहर निकले पहले 3 हथियार परिशोधक के लिए उदार पुरस्कार इतने महत्वपूर्ण नहीं थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके बाद से उनके पास तलवार शिल्प घाटी में खेती करने की योग्यता होगी। गौरव महाद्वीपों और तलवार शिल्प घाटियों में रहने वालों के लिए ये सबसे बड़ी महिमा थी। हालांकि जो लोग हथियार शोधन पवित्र सभा के अंतिम चरण तक पहुंच सके, वे मूलतः सभी उच्च स्तर के हथियार शोधक या यहां तक कि हथियार शोधन मास्टर थे। परिणामस्वरूप जो लोग इस मैजी स्वॉर्ड वैली में प्रवेश कर सके, वे सभी उच्च स्तर के हथियार परिशोधक और मध्यम स्तर के हथियार परिशोधक थे। इसके उद्भव के बाद से कोई भी मध्यम स्तर के हथियार परिशोधक में प्रवेश नहीं कर सका था। दानव कबीले के आक्रमण और उसकी बर्बादी के बाद ये मैजी तलवार घाटी भी त्याग दी गई थी। हालांकि भले ही इसे छोड़ दिया गया हो, फिर भी इसके प्रभाव बने रहे। पिछले कुछ दशकों में इस स्थान पर गलती से प्रवेश करने वाला एक भी प्राणी बाहर नहीं निकल सका। तलवार के पत्थरों के नीचे हड्डियों के ढेर इस बात का प्रमाण थे। किसने सोचा होगा कि रात में प्रतिशोधी आत्मा और रक्त आत्मा की खोज में वे गलती से एक दूसरे से टकरा जाएंगे और मैजी तलवार घाटी में भाग जाएंगे। वे तीनों अवाक होकर एक दूसरे को देखने लगे। रक्त आत्मा की चीख गायब होने के बाद भी सभी लोग चुप रहे और काफी देर तक भागते रहे। संभवतः वे हमेशा इस मैजी स्वॉर्ड वैली के अंदर रहे होंगे जो पत्थर के जंगल के समान थी। हाँ, जियो बुदियन तांग हुआन के कंधे से नीचे कूद गया, अपनी नीली आंखें झपकाते हुए तांग हुआन को, म्यू यान को और फिर गु यंग को देखते हुए वह भ्रमित था। चीख चीख। रेनबो स्पिरिट माउस भी म्यू यान की छाती से बाहर निकल आया और जमीन पर फिसल गया। वह सीधा खड़ा हो गया और फिर ऐसे झूमने लगा जैसे कि वह नशे में हो, जैसे कि उसे अभी भी थोड़ा चक्कर आ रहा हो। म्यू यान की पीठ पर फैंग मिंग बहुत पहले ही जाग चुका था। उसकी आंखें तेजी से आगे पीछे घूम रही थीं, तांग हुआन के शरीर पर लकड़ी की छाती को देख रही थी, साथ ही उसके और म्यू यान की कमर पर 3 लौकी को देख रही थी जो सच्ची अग्नि आत्मा फव्वारे से भरी हुई थी। चूंकि तुम यहाँ हो तो निश्चिंत रहो। थोड़ी देर के बाद तांग हुआन की मनस्थिति शांत हो गई। उसने अचानक एक मुस्कान प्रकट की और उन दोनों की ओर देखा और धीरे से कहा, उस समय जब तलवार शिल्प घाटी हथियार शोधन पवित्र सभा की मेजबानी कर रही थी, तो हमेशा बहुत सारे लोग होते थे जो सफलतापूर्वक मेजी तलवार घाटी से बाहर निकल जाते थे। इस बार यह जरूरी नहीं है कि हम यहाँ से जाने में असमर्थ हों। भाई तांग हुआन, उस समय उच्च स्तर के हथियार परिशोधक और कुछ हथियार परिशोधन मास्टर भी इस कार्यक्रम में भाग लेते थे।
आप अभी केवल मध्यम स्तर के हथियार परिशोधक हैं, ये कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। गु यंग ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, भाई तांग हुआन, मेरा मतलब आपको छोटा करना नहीं है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि इस मैजी स्वॉर्ड वैली की उपस्थिति के बाद से कभी भी कोई मध्य हथियार रिफाइनर सफल नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, मुझे कोशिश तो करनी ही होगी, तांग हुआन ने कठोर भाव से कहा। गु यंग के शब्दों के बारे में स्वाभाविक रूप से उसने उन पर कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि गु यंग ने जो कहा वह सच था। आखिरकार दसियों साल बाद ये मैजी स्वॉर्ड वैली और भी अधिक रहस्यमय थी और इसने दूसरों को अपना भाव बदलने पर मजबूर कर दिया। मुझे ऐसा नहीं लगता। म्यूयान के बर्फीले चेहरे पर अचानक एक आकर्षक मुस्कान उभर आई। कुछ महीने पहले तांग हुआन एक साधारण व्यक्ति था जिसने अभी तक वास्तविक क्यूई की साधना नहीं की थी। लेकिन अब वह न केवल मध्य चरण का हथियार परिशोधक बन गया है, बल्कि उसे चरण 5 के मार्शल मास्टर के रूप में भी पदोन्नत किया गया है। महाद्वीप में टूल्स मेथड और मार्शल आर्ट के अनगिनत प्रतिभाशाली लोग थे जो उनकी उम्र के थे, लेकिन कौन इस स्तर तक पहुंच सकता था? विशेषकर उनकी 5 तत्वों से बनी काया, जिसे निर्वाण पवित्र अग्नि के नाम से जाना जाता है। यह ऐसी चीज है जिसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। तांग हुआन वह कार्य कर सकता है जो अन्य मध्यम स्तर के हथियार परिशोधक नहीं कर सकते। शुरुआती सदमे और चिंता के बाद म्यूयान जो सदमे से उबर चुका था, उसे तांग हुआन की क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। ईमानदारी से कहूं तो उसने कभी भी म्यूयान जैसी बातों पर विचार नहीं किया था। ये पता लगाने के बाद कि यह मैजी स्वॉर्ड वैली है, उसने अवचेतन रूप से महसूस किया कि हर किसी की मृत्यु निश्चित है। मैजी स्वॉर्ड वैली के बारे में जानकारी उनके दिमाग में गहराई से बैठ गई थी। हालांकि म्यूयान ने जो कहा उसे सुनने के बाद उसका मन अचानक जीवन से भर गया। वह तांग हुआन को बहुत लंबे समय से नहीं जानता था, लेकिन उसने तांग हुआन के बारे में काफी कुछ सुना था। तांग हुआन के कुछ महीनों के अनुभव को चमत्कारी भी कहा जा सकता है, और यह बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। शायद तांग हुआन एक और चमत्कार भी कर सके। मूयान, तुमने अभी जो कहा उसे सुनने के बाद मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि मैं अब बेहोश होने वाला हूं। तांग हुआन हंसा। हालांकि वह पहले म्यूयान और गु यंग के सामने बेहद शांत और संयमित दिखाई दिया था, लेकिन वास्तव में उसे माजी तलवार घाटी से बाहर निकलने में ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था। आखिरकार वह उन तीनों में से एकमात्र हथियार परिशोधक था। यदि वह भी हार मान ले तो उसके पास भागने का कोई मौका भी नहीं होगा। आह, बकवास। गु यंग ने अचानक अपनी जांघ पर थपकी दी और चिल्लाया, माजी स्वॉर्ड घाटी से बाहर निकलना कुछ ऐसा नहीं है जो कम समय में किया जा सकता है। हम अपने साथ कोई खाना नहीं लाए थे। हम शायद बाहर निकलने से पहले ही भूख से मर जाएंगे। उन लोगों को देखो, वे भूख से मर रहे होंगे। उद्धरण चिन्ह। मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, लेकिन मैंने काफी पी लिया है। म्यूयान भी चौंक गई, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने हंसते हुए अपनी कमर पर 2 लौकी थपथपाई। ट्रू फायर स्पिरिट स्प्रिंग कोई साधारण वस्तु नहीं है। हमारे जैसे वयस्कों के लिए, जब तक हम हर दिन थोड़ी मात्रा में लेते हैं, हमें भुखमरी और मौत की चिंता करने की जरूरत नहीं है। 3 लौकी, ये 2 तो लगभग भर गई हैं। तांग हुआन का समय 2 या 3 महीने तो छोड़िए, अगर आधा साल भी हो जाए तो भी काफी होगा। उद्धरण चिन्ह। तांग हुआन की कमर पर ट्रू फायर स्पिरिट स्प्रिंग के बारे में भूल जाओ। यह आखिरकार वसंत की एक बाहरी परत थी। यह इसकी प्रभावशीलता के मामले में बहुत कमजोर थी, लेकिन अन्य 2 लौकी पर ट्रू फायर स्पिरिट स्प्रिंग निश्चित रूप से एक दुर्लभ खजाना था। ये सही है, मैं ट्रू फायर स्पिरिट स्प्रिंग के बारे में कैसे भूल सकता हूँ। गु यंग खुशी से मुस्कुरा रही थी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सच्ची अग्नि आत्मा झरने के पानी की बड़ी मात्रा ने उन तीनों को पूरी तरह से शांत कर दिया। जब आकाश में प्रकाश हुआ और भोर की पहली किरण दिखाई दी, तो तांग हुआन, जिसने सबसे पहले अपनी वास्तविक क्यूई को पुनः प्राप्त किया था, पहले से ही एक तलवार पत्थर के सामने खड़ा था जो कुछ मीटर लंबा था। यहाँ प्रत्येक तलवार पत्थर बिल्कुल सफेद दिखाई दे रहा था, मानो उन्हें सफेद जैद से तराशकर बनाया गया हो। तलवार पत्थर के अंदर अनगिनत महीन शिराओं के पैटर्न थे। विभिन्न तलवार पत्थरों में अलग अलग पैटर्न और रून थे। मैजी स्वॉर्ड वैली पत्थर का प्रत्येक टुकड़ा एक तेज तलवार के बराबर था, और तलवार पर बने जटिल पैटर्न फोर्जिंग प्रक्रिया के दौरान हथियार पर खींचे गए स्पिरिट मैप के बराबर थे। ये हथियार परिशोधक की स्पिरिट मैप संबंधी उपलब्धियों के कारण भी था। मैजी स्वॉर्ड वैली से बाहर निकलने के लिए उसे तलवार पत्थर पर पैटर्न से सही स्पिरिट मैप ढूंढना था, और फिर उसे मैप करने के लिए असली क्यूई का उपयोग करना था। एक बार सफल होने पर तलवार पत्थर सक्रिय हो जाएगा, और फिर एक तलवार मुहर तलवार पत्थर से अलग हो जाएगी, जो हथियार परिशोधक की भौहों के बीच अंकित हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि जब तलवार की मुहर को 36 पंक्तियों पर आरोपित किया जाता है, तो कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मैजी तलवार घाटी से बाहर निकलने का रास्ता खोज सकता है। हालांकि प्रत्येक तलवार मुहर की अवधि केवल आधे महीने की थी। यदि पहली तलवार मुहर के प्रकट होने के 15 दिनों के भीतर 36 तलवार मुहर एकत्र नहीं की गईं, तो पहली तलवार मुहर तलवार पत्थर द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी और शेष तलवार मुहर भी ढह जाएगी। इस प्रकार उस वर्ष मैजी स्वॉर्ड वैली के लिए समय सीमा 16 दिन निर्धारित की गई थी। हालांकि यदि कोई व्यक्ति पहली तलवार सील के गायब होने से पहले
मेजी तलवार घाटी से बाहर निकल सकता है, तो सभी तलवार सील धीरे धीरे आत्मा द्वारा अवशोषित कर ली जाएंगी, जिससे वह और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। हथियार परिशोधकों के लिए जिन्होंने उस समय हथियार परिशोधन पवित्र सभा के अंतिम परीक्षण में भाग लिया था, भले ही वे शीर्ष 3 में प्रवेश करने और तलवार शिल्प घाटियों में रहने में सक्षम नहीं थे, जब तक कि वे समय सीमा के भीतर सफलतापूर्वक मेजी तलवार घाटी से बाहर निकल गए, तब भी उनका लाभ छोटा नहीं था। इस संसार में जो कुछ भी आत्मा को बढ़ा सकता था, वह मूलतः पवित्र आत्मा महाद्वीपों में था और वह कभी फैला नहीं था। चाहे वह मानव कुल हो, मूल महाद्वीप हो या शांत महाद्वीप हो, वे सभी अत्यंत दुर्लभ और बहुमूल्य थे। तलवार की मुहर जैसी कोई चीज जो किसी की आत्मा को ऊपर उठा सकती थी, मार्शल योद्धाओं के लिए अतुलनीय रूप से कीमती थी। तांग हुआन ने कुछ देर तक तो ये सब देखा, फिर वह अपनी दाहिनी तर्जनी और मध्यमा उंगली को पीछे खींचकर अपने सामने रखे तलवार पत्थर पर रख देने से खुद को रोक नहीं सका। असली क्यूई उसकी उंगलियों से बहकर पत्थर पर एक पैटर्न में प्रवेश कर गई। ची, धीमी सी बजती आवाज के बीच निशान से तुरंत थोड़ी सी रोशनी प्रकट हुई। तांग हुआन की उंगली धीरे धीरे रेखाओं के साथ आगे बढ़ी, प्रकाश उसका पीछा कर रहा था। हालांकि रोशनी काफी कमजोर थी, ये चिंगारी की तरह था और पूरी तरह से बुझने से पहले ये केवल कुछ बार टिमटिमाया। PS, आपके पुरस्कारों और मासिक टिकटों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फैंसिजे, म्यूवेवोल्फ, यू फैन और अन्य मित्रों। ये दिन का चौथा अपडेट है। मैंने कल 4.5 अध्याय लिखे थे, इसलिए मैं आज 4 और अध्याय लिख सकता हूँ। इसके अलावा हथियार मास्टर की क्यू जनजाति की स्थापना की गई है। तांग हुआन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और फिर से शुरू किया। ये कई प्रयासों का परिणाम था। क्या ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने सही पंक्तियां नहीं चुनी? यह विचार अभी अभी उभरा था, लेकिन तांग हुआन ने इसे पहले ही खारिज कर दिया था। यदि तलवार पत्थर के स्पिरिट मैप की जांच इतनी आसानी से की जा सकती है, तो क्या इस मैजी स्वॉर्ड वैली का उपयोग अभी भी उन उच्च स्तरीय हथियार परिशोधकों या यहां तक कि उन हथियार परिशोधन मास्टर्स का परीक्षण करने के लिए अंतिम परीक्षण के रूप में किया जा सकता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि असली क्यूई की ताकत पर्याप्त मजबूत नहीं है। एक सुंदर आवाज उसके कानों में पड़ी। यह म्यूयान थी, जो अभी अभी अपनी साधना से जागी थी और वह शान से चली आ रही थी। इस समय न केवल पूर्ण आत्मा वृक्ष में लिपटा पैकेज जिसे तांग हुआन ने बहुत पहले अपनी पीठ पर बांधा था, नीचे रखा था, उसने फैंगमिंग को भी नीचे रखा था जो उसे अपनी पीठ पर ले जा रहा था, और वर्तमान में जियाओ बुदियन और रेनबो स्पिरिट माउस के साथ खेल रहा था, जो सभी बड़े और छोटे थे, तलवार के पत्थरों के बीच, उसके चेहरे पर एक प्रसन्नता भरी नजर के साथ। बाहर निकलने में असमर्थ होने के अलावा ये मैजी स्वॉर्ड वैली खो नहीं जाएगी, चाहे इसके अंदर कितना भी भटका जाए। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या असली क्यूई की ताकत पर्याप्त नहीं है? म्यूयान की बातें सुनकर तांग हुआन की आंखें झपकने से नहीं बच सकीं। भले ही वह वर्तमान में केवल चरण 5 मार्शल मास्टर था, उसकी असली क्यूई की ताकत निश्चित रूप से चरण 6 मार्शल मास्टर के स्तर तक पहुंच गई थी, और यह अन्य चरण 6 मार्शल मास्टर्स की तुलना में अधिक मजबूत थी। क्या ये हो सकता है कि असली क्यूई की ताकत स्टेज 7 मार्शल मास्टर की ताकत के बराबर हो? तांग हुआन ने आंखें मूंद ली और आत्मा मानचित्र को नापने लगा। ये सही है। म्यूयान की खूबसूरत आंखें उस जगह घूम गईं और उसने अपने होठों को मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि यह आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपकी वास्तविक क्यूई अब लगभग 6ठे चरण के शिखर पर है। यदि आप तीसरे चरण के आध्यात्मिक चक्र को संघनित कर सकते हैं और चरण 6 मार्शल मास्टर तक आगे बढ़ सकते हैं, तो आपकी वास्तविक क्यूई की ताकत आपके चरण 7 मार्शल मास्टर की तुलना में कमजोर नहीं होगी। इतने दिनों तक तांग हुआन के साथ रहने के कारण तांग हुआन की ताकत के बारे में उसकी समझ उससे कहीं अधिक थी। जिस दिन फीनिक्स स्पिरिट मार्शल मीटिंग शुरू हुई, मैंने आध्यात्मिक चक्र के दूसरे चरण को ही संक्षिप्त किया था और 5वें चरण के मार्शल मास्टर तक आगे बढ़ा था। केवल कुछ दर्जन दिनों की छोटी सी अवधि में आध्यात्मिक चक्र के तीसरे चरण को संक्षिप्त करना और 6ठे चरण का मार्शल मास्टर बनना कोई आसान काम नहीं है। तांग हुआन मुस्कुराए बिना न रह सका। ट्रू फायर स्पिरिट स्प्रिंग के बिना यह कहना कठिन होगा। हालांकि ट्रू फायर स्पिरिट स्प्रिंग के साथ यह अब कोई समस्या नहीं होगी। म्यूयान फूल की तरह मुस्कुराया। आप ठीक कह रहे हैं। इसके बाद हमें अपना पूरा ध्यान साधना पर केंद्रित करना चाहिए तथा यथाशीघ्र सफलता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये देखकर कि म्यूयान को अपने आप पर इतना भरोसा था, तांग हुआन भी अनजाने में हंस पड़ा। केवल मैं ही नहीं, आप और भाई गु भी इस समयावधि के दौरान स्पिरिट छर्रों को संघनित करने और स्टेज 7 मार्शल मास्टर तक आगे बढ़ने में सक्षम होना चाहिए। अन्यथा भले ही हम माजी तलवार घाटी छोड़ दें, हम अभी भी उन प्रतिशोधी आत्माओं और रक्त आत्माओं से घिरे रहेंगे। इसके अलावा इस तलवार शिल्प घाटी में रक्त आत्माओं के ऊपर निश्चित रूप से और भी अधिक शक्तिशाली प्रतिशोधी आत्माएं होंगी। उद्धरण चिन्ह। जब उसने बोलना समाप्त किया तो तांग हुआन का चेहरा पहले से ही अत्यंत गंभीर था। ये बकवास नहीं था। रक्त आत्मा को देखने और अपने हाथों से उसे मारने के बाद वह जानता था कि कल उसने जो चीखें सुनी थी, वह ऐसी चीज नहीं थी जो रक्त आत्मा निकाल सकती थी। तलवार शिल्प घाटी में एक और भी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए था, अन्यथा उसके लिए प्रतिशोधी आत्माओं और रक्त आत्माओं को नियंत्रित करना असंभव था। यहां तक कि रक्त आत्मा भी 6ठे चरण के शिखर के मार्शल मास्टर के बराबर थी। उस व्यक्ति में कम से कम 7वें चरण के मार्शल मास्टर की ताकत थी, और वह 8वें चरण का मार्शल लॉर्ड भी हो सकता था।
उसने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई क्यों नहीं की और केवल प्रतिशोधी भावना और रक्त भावना को ही नियंत्रित किया? भाई तांग हुआन सही कह रहे हैं। गु यंग ने भी अपनी आंखें खोलीं और उछल पड़ा। जैसे ही वह खुशी से भरा चेहरा लेकर आगे बढ़ा, सौभाग्य से उस आदमी ने कोई हरकत नहीं की, अन्यथा हम बहुत पहले ही तलवार शिल्प घाटी में उसके द्वारा मारे गए होते, तुम्हारे प्रकट होने और हमें बचाने का इंतजार भी नहीं करते। म्यूयान ने भी सहमति में सिर हिलाया। ये माजी तलवार घाटी तलवार शिल्प घाटी के केंद्र से थोड़ा पूर्व में स्थित है। ये कहा जा सकता है कि यह पहले से ही तलवार शिल्प घाटी के अंदर गहराई में है। जब हम बाहर जाएंगे तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या में प्रतिशोधी आत्माओं और रक्त आत्माओं का सामना करेंगे, और मुझे वास्तव में हमारी साधना को शीघ्रता से बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन मुझे डर है कि हमारे लिए कम समय में चरण 7 मार्शल मास्टर तक आगे बढ़ना असंभव होगा। हम दोनों मार्शल प्रतियोगिता के बाद ही स्टेज 6 मार्शल मास्टर तक आगे बढ़ पाए। उद्धरण चिन्ह। ट्रू फायर स्पिरिट स्प्रिंग के बिना यह कहना कठिन होगा। हालांकि ट्रू फायर स्पिरिट स्प्रिंग के साथ यह अब कोई समस्या नहीं होगी। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ तांग हुआन ने वही शब्द दोहराए जो उसने अभी अभी कहे थे, और फिर बड़े कदमों से लकड़ी की पेटी और लौकी को छोड़ दिया। भाई तांग हुआन सही कह रहे हैं। ट्रू फायर स्पिरिट स्प्रिंग के साथ चिंता की क्या बात है? म्यू, अरे बहन म्यू, आप जो कह रही हैं वह सही है। उद्धरण चिन्ह। गु यंग जोर से हंसा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, म्यूयान का आकर्षक चेहरा उतर गया और उसने गु यंग को भयंकर नजरों से देखा और उसकी ओर चली गई। कुछ गलत बोला? गु यंग ने अपने सिर के पीछे खुजलाया और खुद से बुदबुदाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सुबह सुबह ड्रैगन स्प्रिंग टाउन शोर और उत्साह से भरा हुआ था। कुछ दिन पहले दोपहर में खबर फैली थी कि शाडोंग साम्राज्य के सैनिकों के घेरे से ड्रैगन स्प्रिंग टाउन को बाहर निकालने वाले युवा जोड़े अपने बच्चों के साथ तलवार शिल्प घाटी के पास दिखाई दिए थे। उन्होंने महान तांग साम्राज्य के महाविद्वान तांग चेन के पुत्र और तांग साम्राज्य के जनरल शी झोंगदा के पुत्र शी कियान को भी मार डाला था। जब उन्होंने अचानक ये समाचार सुना तो कई योद्धाओं की आंखें जमीन पर गिर गईं। क्या ये जोड़ा कुछ ज्यादा ही साहसी नहीं है? वे अभी अभी हजार जनरल चुफैंग के हाथों से बचकर आए थे और उन्होंने वास्तव में शिकियान या तांग चेन जैसे महान शिष्यों को मारने का साहस किया। इससे पहले शालोंग साम्राज्य के कमांडर होंग लियांग थे। उसके बाद ग्रेट तांग साम्राज्य के ग्रैंड स्कॉलर तांग यू और जनरल शी झोंगदा थे। क्या वह इस बात से चिंतित था कि उसने पर्याप्त लोगों को नाराज नहीं किया? लेकिन इसके तुरंत बाद और अधिक खबरें फैलने लगीं। शिकियान, तांग चेन और अन्य महान शिष्य ड्रैगन स्प्रिंग प्राचीन शहर में खतरे में थे, लेकिन कई प्रतिशोधी आत्माओं द्वारा उनका शिकार किया जा रहा था और आने वाले लोगों की संख्या कम हो रही थी। हालांकि जब वे पूरी तरह से नष्ट होने वाले थे तो युवा जोड़े के पति ने उन्हें बचा लिया। हालांकि शिकियान और अन्य लोगों ने उस व्यक्ति के हथियार को चुराने की कोशिश करके कृतज्ञता का ऋण चुकाया था और यहां तक कि जो लोग बच गए थे उन्हें चुप कराने की भी कोशिश की थी। जिसने तांग चेन और अन्य लोगों को मारा था वह उस जोड़े की पत्नी थी, जबकि जिसने शिकियान को मारा था वह एक रहस्यमय बुरा आदमी था। यहां तक कि शी झोंगदा के 1000 जनरलों में से एक झांग यू को भी उस अत्याचारी बूढ़े व्यक्ति ने आसानी से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा बड़ी मात्रा में विवरण उजागर हुए। उदाहरण के लिए, तांग चेन ने हमला इसलिए किया क्योंकि वह शिकियान के आदेश के अधीन था, और उदाहरण के लिए, जब शिकियान भाग रहा था तो उसने अपने 2 साथियों को अपने विरोधियों को बाधित करने के लिए बाहर फेंक दिया, ये सोचकर कि वह अधिक समय हासिल करेगा। समूह में माननीय शिष्यों के शब्द दृढ़ थे, और यहां तक कि शिकियान और तांग चेन के 2 अच्छे दोस्त और साथी भी गवाह के रूप में मौजूद थे। हर कोई उनकी बातों पर संदेह करने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि जैसे ही हर कोई शिकियान और तांग चेन के घृणित व्यवहार से गहराई से प्रभावित हुआ, ड्रैगन स्प्रिंग टाउन में एक और भी अधिक विस्फोटक खबर फैल गई। ऐसा कहा गया कि युवा जोड़े का पति टूल्स मेथड और मार्शल डाओ का जीनियस तांग हुआन था, जिसने हाल के महीनों में पूरी दुनिया को चौंका दिया था। यह उस पत्थर के समान था जिससे 1000 लहरें उठ रही थीं। फ्यूरियस वेव्स सिटी के हथियार शोधन प्रतियोगिता के प्रमुख और फीनिक्स स्पिरिट मार्शल मीटिंग के प्रथम स्थान तांग हुआन वास्तव में ड्रैगन स्प्रिंग टाउन में आए थे। इस खबर के बारे में कई लोगों ने शुरू में इस पर विश्वास नहीं किया। कहा गया कि तांग हुआन केवल 16 साल का था, अचानक उसकी पत्नी और बेटी कैसे हो सकती है। हालांकि एक बार जब उन्होंने सोचा कि शालोंग साम्राज्य डुगुयान को बिना वापस आए कैसे भेज देगा, तो वे इस पर विश्वास करने से खुद को रोक नहीं सके। इसके अलावा शालोंग साम्राज्य के योद्धाओं की निम्नलिखित प्रतिक्रिया ने एक बात की पुष्टि की। ऐसा कहा जाता है कि जब लोंगक्वान प्राचीन शहर में जोड़े की खबर फैली तो डुगुयान उन्हें मारने के लिए लोगों के एक समूह का नेतृत्व करने वाला था। हालांकि इस समय 1000 जनरल्स मैनर को एक चुनौती पत्र दिया गया था। ये सुनकर कि जनरल डुगु की तीरंदाजी की कुशलता अद्भुत है और उसकी 9 सितारे मोतियों को जोड़ने वाली तकनीक दुनिया में अद्वितीय है, वो लंबे समय से जनरल के साथ प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा रखता था। 5 दिन बाद दोपहर के समय आत्मावेदी पर्वत की चोटी पर जब जनरल पहुंचे तो कृपया उसे निर्देश देने में संकोच न करें। अगले 4 दिनों में मुझे उम्मीद है कि जनरल यू का निवास युद्ध की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करेगा और हार से बचने के लिए बाहर नहीं जाएगा। अफवाह ये थी कि चुनौती पत्र की विषय वस्तु यही थी। उसने वास्तव में डुगुयान को यह कहने का साहस किया था कि वह अगले 4 दिनों तक ड्रैगन स्प्रिंग टाउन में ही रहे, क्योंकि हो सकता है कि तब तक वह उसके लिए उपयुक्त न हो।
शालोंग साम्राज्य के प्रसिद्ध जनरलों में से एक के रूप में उन्होंने सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी और अनगिनत दुश्मनों को मार डाला। 8 महान दानव राजाओं में से एक फ्लेमिंग फीनिक्स किंग को 2 लोगों के मैदान में इतनी गंभीर चोटें क्यों लगी, इसका कारण यह भी था कि वह दूसरे पक्ष की तीरंदाजी से घायल हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि डुगुयान ने चुनौती पत्र पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर केवल व्यंग्यात्मक भाव था और उसने सैनिकों को बुलाना जारी रखा। हालांकि जैसे ही डुगुयान शहर छोड़ने वाला था, एक और पत्र आ गया। उस पत्र के साथ एक प्राचीन दिखने वाली लकड़ी की संदूक भी मिली। पत्र में केवल एक छोटा सा वाक्य था। यह पहली बार था कि जनरल ने जागीर छोड़ दी थी और 100 सैनिकों को मार डाला था। एक बार फिर उसने जागीर छोड़ दी और 3 बार 1000 सैनिकों को मार डाला। उसने लकड़ी का बक्सा खोला और अंदर एक सिर देखा। ड्रैगन स्प्रिंग टाउन के उत्तर पश्चिम में शालोंग साम्राज्य में 1000 जनरलों का शिविर था और मुखिया का मालिक 1000 जनरलों के शिविर के 100 जनरलों में से एक था। किसी को नहीं पता था कि 100 सेनापतियों की हत्या कैसे हुई, जब तक कि उनके सिर वापस नहीं भेजे गए। डुगुयान अपने गुस्से को नियंत्रित करने में असमर्थ था। दुर्भाग्यवश उन्हें यह भी नहीं पता था कि चुनौती देने वाला कौन है। अंत में वह केवल अस्थायी रूप से चू फैंग के 1000 जनरलों के मनों में लौट सका। यदि वह अकेला होता तो वह हर चीज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता, लेकिन वह शालोंग साम्राज्य का सेनापति था। चूंकि दूसरे पक्ष ने पहले 100 जनरलों को मार डाला था, अगर उसने वास्तव में दूसरे पक्ष की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया तो यह वास्तव में संभव था कि दूसरे पक्ष ने 1000 जनरलों को या यहां तक कि पूरे 1000 जनरल बटालियन को भी मार डाला हो। ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे पक्ष ने चुपचाप 100 जनरलों को मार डाला था और दूसरा पक्ष संभवतः 8वें चरण में था। युद्ध के दौरान कुछ 1000 जनरलों, कुछ 100 जनरलों या यहां तक कि कुछ 1000 जनरल शिविरों को खोना कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि ऐसी स्थिति में यदि पूरे 1000 जनरल शिविर का वध कर दिया गया तो डुगुयान को समझाना मुश्किल होगा। डुगुयान ने जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की और उसके पास ड्रैगन स्प्रिंग टाउन में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंत में शहर से बाहर लांगक्वान प्राचीन शहर की ओर टीम का नेतृत्व करने वाला जनरल चू फैंग बन गया। दुर्भाग्यवश सैकड़ों सैनिकों में से केवल चू फैंग और कुछ अन्य ही सुबह तक बच निकले। ऐसा कहा जाता है कि वे तलवार शिल्प घाटी में बड़ी संख्या में प्रतिशोधी आत्माओं से घिरे हुए थे। उनमें से कुछ तो बहुत शक्तिशाली रक्त आत्माएं थीं और यहां तक कि 1000 जनरलों, चू फैंग ने भी लगभग अपनी जान गंवा दी थी। बहुत से लोग जानते थे कि तलवार शिल्प घाटी में एक रक्त आत्मा थी, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि 7वें चरण के मार्शल मास्टर के शिखर चू फैंग तलवार शिल्प घाटी में प्रवेश करने के बाद इतनी दयनीय स्थिति में होंगे। तलवार शिल्प घाटी की वर्तमान स्थिति के संबंध में असंख्य मार्शल योद्धाओं की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। हालांकि इस समय जिस बात ने सभी को और भी अधिक आकर्षित किया वह थी आध्यात्मिक वेदी पर्वत की चोटी पर दोपहर के समय होने वाला युद्ध। वह व्यक्ति जिसने डुगुयान को चुनौती देने का साहस किया और जिसका स्वर अत्यंत अहंकारी था, निस्संदेह 8वें चरण का मार्शल लॉर्ड था। दोनों मार्शल लॉर्ड्स के बीच लड़ाई अतुलनीय रूप से रोमांचक रही होगी। इस तरह के अवसर को स्वाभाविक रूप से नहीं छोड़ा जा सकता था और कई मार्शल योद्धा पहले से ही बहुत पहले उठ गए थे, 1000 जनरलों के महल की गतिविधियों पर ध्यान दे रहे थे। निश्चित रूप से चू फैंग के ड्रैगन स्प्रिंग टाउन में वापस भाग जाने के कुछ ही समय बाद डुगुयान को लोगों के एक बड़े समूह द्वारा शहर के दक्षिण की ओर छोड़ते समय संरक्षण दिया गया। अनेक मार्शल योद्धा डुगुयान और बाकी लोगों के पीछे पीछे चले। पहाड़ बहुत ऊंचा नहीं था और चोटी भी समतल थी। इसकी परिधि लगभग 1 दर्जन मीटर थी और दूर से देखने पर यह एक गोलाकार मंच जैसा दिखता था। पहाड़ की तलहटी में खड़े होकर कोई भी व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता था। जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचे तो लगभग सभी सैनिक पहाड़ की तलहटी में ही रह गए थे। डुगुयान एक मध्यम आयु वर्ग के अनुयायी के साथ अकेले पहाड़ की चोटी पर चुपचाप इंतजार कर रहा था। समय बीतता गया और अधिकाधिक मार्शल योद्धा पहाड़ की तलहटी में एकत्रित हो गए। जब दोपहर हुई तो वहां लोगों का समुद्र उमड़ पड़ा। ड्रैगन स्प्रिंग टाउन के कम से कम आधे लोग भाग गए, लेकिन चैलेंजर ने खुद को बिल्कुल नहीं दिखाया। लाल सूरज धीरे धीरे पश्चिम में डूब रहा था और पहाड़ से आती हुई आवाज हर जगह सुनाई दे रही थी। आध्यात्मिक वेदी पर्वत की चोटी पर मध्यम आयु वर्ग का अनुयायी अपने चेहरे पर चिंता भरे भाव के साथ पहाड़ की ओर जाने वाले रास्ते को देखता रहा। वह अभी तक नहीं पहुंचा है। मुझे यह मत बताइए कि कोई ऐसी बात थी जिसके कारण उसे देरी हुई। देरी। डुगुयान, जो जमीन पर पैर मोड़कर बैठा था, ने अपना चेहरा हिलाया। उसके माथे पर गुस्सा साफ झलक रहा था और वह ठंडी सांस लेते हुए बोला, उस व्यक्ति का दोबारा आना असंभव है। इस बूढ़े आदमी को मूर्ख बनाया गया। उद्धरण चिन्ह। धोखा दिया। मध्यम आयु वर्ग के अनुयायी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। इस बूढ़े आदमी को लंबे समय से लगता था कि चीजें इतनी सरल नहीं थीं। अब ऐसा लगता है कि वास्तव में ऐसा ही था। डुगुयान उछल पड़ा और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, घमंडी चुनौती देने वाला वह बूढ़ा संकी होगा जिसने उस दिन शिकियान को मार डाला था। वह जानबूझकर चीजों को रहस्यमय बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे केवल देरी हो रही है। मुझे लगता है कि तांग हुआन के पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे वह कुछ दिनों के लिए ड्रैगन स्प्रिंग प्राचीन शहर या तलवार शिल्प घाटी में विलंबित करना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। उसे बहुत पहले से ही इसकी आशंका थी, लेकिन आज उसे इस बात का पूरा यकीन था। चलो पहाड़ से नीचे उतरें और ड्रैगन स्प्रिंग टाउन लौटें। अगर आपको लगता है कि आप कुछ दिनों के बाद तांग हुआन को नहीं ढूंढ पाएंगे तो आप इस बूढ़े आदमी को बहुत कम आंक रहे हैं।
उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अल्पविराम डॉट। तलवार शिल्प घाटी, माजी तलवार घाटी के अंदर। कुछ मीटर ऊंचे तलवार पत्थर के नीचे तांग हुआन पैर मोड़कर बैठा था। उसका शरीर एक मूर्ति की तरह स्थिर था। दानटियन के अंदर नौयांग दिव्य भट्टी और आध्यात्मिक चक्र के दो स्तर भी तेजी से परिभ्रमण कर रहे थे। ट्रू फायर स्पिरिट स्प्रिंग वाटर का छोटा सा घूंट जो उसने अभी अभी पिया था हमेशा गर्मजोशी से भरा हुआ था, जिससे उसे ऐसा महसूस होता था मानो वह किसी गर्म झरने में नहा रहा हो। उसका पूरा शरीर बेहद लापरवाह महसूस कर रहा था। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने दर्जनों बार ये ट्रू फायर स्पिरिट स्प्रिंग पिया था, लेकिन हर बार यह अजीब एहसास तांग हुआन को ऐसा महसूस कराता था जैसे वह नशे में है। यह एक बेहद सुखद एहसास था। हालांकि अब आनंद लेने का समय नहीं था। क्यूई विधि के संचलन के बाद एक असाधारण गर्म ऊर्जा ने स्वयं को सच्ची अग्नि आत्मा झरने के पानी से अलग कर लिया और भट्टी में प्रवेश कर गई। भट्टी के संचलन के बाद ये धीरे धीरे वास्तविक क्यूई के साथ जुड़ गया। सच्ची अग्नि आत्मा झरने के एक दर्जन से अधिक घूंट पीने के बाद तांग हुआन के शरीर में असली क्यूई पहले से ही अपनी सीमा तक बढ़ गई थी। इस समय यदि वह सच्ची अग्नि आत्मा वसंत को अवशोषित और परिष्कृत करता तो वास्तविक क्यूई की ताकत बिल्कुल भी नहीं बढ़ती, लेकिन तांग हुआन के शरीर में वास्तविक क्यूई अधिक से अधिक संघनित होती जा रही थी। इस बिंदु पर तांग हुआन पूरी तरह से आध्यात्मिक चक्र के तीसरे चरण को संघनित करने की कोशिश शुरू कर सकता था, लेकिन वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। वह अभी भी सच्ची अग्नि आत्मा वसंत पी रहा था। आध्यात्मिक चक्र का यह तीसरा चरण अत्यंत महत्वपूर्ण था ताकि आध्यात्मिक चक्र को अधिक आसानी से आत्मा की गोली में रूपांतरित किया जा सके। चाहे वह म्यूयान हो या गुयंग, दोनों ही बहुत लंबे समय से इस स्तर पर रुके हुए थे। तांग हुआन ने अपवाद बनने की योजना नहीं बनाई थी। सौभाग्य से उसके पास सच्ची अग्नि आत्मा वसंत थी जो उसके इस स्तर पर रहने के समय को बहुत कम कर सकती थी। पलक झपकते ही कुछ दिन और बीत गए। तांग हुआन के दानतियान के भीतर आध्यात्मिक चक्र की दो परतों के शीर्ष पर अंततः एक गोल आकार का भ्रम प्रकट हुआ और आश्चर्यजनक गति से पदार्थ में संघनित हो गया। आध्यात्मिक चक्र का तीसरा चरण। स्टेज 6 मार्शल मास्टर। उद्धरण चिन्ह। तांग हुआन की आंखें अचानक खुल गईं और परिसंचरण के 3 स्तरों के साथ उसके शरीर में असली क्यूई ज्वार की तरह बढ़ गई। एक अत्याचारी आभा ज्वालामुखी विस्फोट की तरह उसके शरीर से बाहर निकल गई और उस पल में यह एक बवंडर में बदल गया जो सभी दिशाओं में फैल गया। अगले ही पल म्यूयान और गुयंग, जो एक दूसरे से 2 मीटर से भी कम दूरी पर थे, लगभग एक ही समय पर जाग उठे। तांग हुआन, आप स्टेज 6 मार्शल मास्टर हैं। म्यूयान की खूबसूरत आंखें चमक उठीं, जिससे सुखद आश्चर्य प्रकट हुआ। इतनी तेजी? गुयंग ने चौंकते हुए कहा, अगर मुझे सही से याद है तो ऐसा लगता है कि केवल 8 दिन ही बीते हैं, है ना? यहाँ तक कि 8 दिन भी नहीं। म्यूयान ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन उसने अपनी निगाहें वापस खींच लीं और तांग हुआन को देखते हुए कहा, मैं हर दिन ट्रू फायर स्पिरिट स्प्रिंग का केवल एक छोटा सा घूंट ही पी सकता हूँ, और मैंने अभी 8वां घूंट पिया है। लेकिन तांग हुआन ने पहले ही ट्रू फायर स्पिरिट स्प्रिंग कम से कम 20 से 30 बार पी लिया है, इसलिए उसकी गति स्वाभाविक रूप से हमसे तेज है। ट्रू फायर स्पिरिट स्प्रिंग वाटर जैसे खजाने को एक समय में केवल एक छोटे स्तर पर ही पिया जा सकता था, अन्यथा भले ही यह स्टेज 7 मार्शल मास्टर्स था, उनके शरीर में विस्फोट हो जाएगा और वे मर जाएंगे। अब तक दोनों लौकी के अंदर मौजूद सच्ची अग्नि आत्मा झरने का 10% भी शायद इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। दूसरी ओर लौकी की बाहरी परत पर मौजूद सच्ची अग्नि आत्मा स्प्रिंग और भी अधिक भस्म हो रही थी। जब जियाओ बुदियन को भूख लगी तब भी उसके पास खाने के लिए फीनिक्स स्टोन था, लेकिन चाहे वे भूखे हों या प्यासे, रेनबो स्पिरिट माउस और फैंग मिंग को ट्रू फायर स्पिरिट स्प्रिंग पीना पड़ा। तांग हुआन, म्यूयान और गुयंग के विपरीत, जिन्होंने एक बार में केवल एक छोटा सा घूंट पिया। सौभाग्य से ट्रू फायर स्पिरिट स्प्रिंग की बाहरी परत आंतरिक परत की तुलना में बहुत कम प्रभावी थी, इसलिए अधिक पीना शरीर के लिए हानिकारक नहीं होगा। 20 या 30। इन दिनों उसने वास्तव में तांग हुआन को कुछ बार ट्रू फायर स्पिरिट स्प्रिंग पीते देखा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह वास्तव में 20 से 30 बार तक पहुंच जाएगा। ये गति सचमुच भयावह थी। ऐसा नहीं था कि वह इसे तेजी से पीना नहीं चाहता था, बल्कि वह इसे हिलाने में असमर्थ था। इससे पहले कि वह सच्ची अग्नि आत्मा वसंत का पहला कौर परिष्कृत और अवशोषित कर लेता, वह दूसरा कौर पीना जारी रखता, जो उसकी साधना के लिए हानिकारक था। थोड़ी देर बाद गुयंग ने गहरी सांस ली और गहरी भावना के साथ कहा, भाई तांग हुआन, जिस गति से आपने ट्रू फायर स्पिरिट स्प्रिंग को परिष्कृत किया वह हमारी तुलना में बहुत तेज था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप कुछ ही दिनों में स्टेज 6 मार्शल मास्टर तक आगे बढ़ने में सक्षम थे। अंततः उसे समझ में आ गया कि कैसे तांग हुआन कुछ ही महीनों में एक साधारण व्यक्ति से 6ठे चरण का मार्शल मास्टर बन गया। ऐसी चमत्कारी साधना गति के साथ उसके लिए अपनी साधना को धीरे धीरे बढ़ाना भी असंभव था। ये सब ट्रू फायर स्पिरिट स्प्रिंग की बदौलत है। तांग हुआन अपने शरीर में बढ़ती हुई असली क्यूई को महसूस कर सकता था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की झलक दिखी। 8 दिन पहले की तुलना में उसकी वर्तमान वास्तविक क्यूई की ताकत कई गुना बढ़ गई थी। मेरी वर्तमान वास्तविक क्यूई के साथ तलवार पत्थर आत्मा मानचित्र को खींचने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। म्यूयान, भाई गु, आप दोनों साधना करते रहें। तांग हुआन, धन्यवाद। म्यूयान की आंखें उत्साह से चमक उठीं। ये कुछ भी नहीं था।
तांग हुआन थोड़ा मुस्कुराया, फिर कुछ अफसोस के साथ कहा, जब मैं आपको अपना हथियार बनाने में मदद करूंगा तब भी बहुत सारे फीनिक्स फ्लेम एसेंस बचे रहेंगे और ड्रैगन क्रिस्टल की संख्या भी पर्याप्त होगी। यह अफसोस की बात है कि कोई अन्य लौहयस्क या रत्न नहीं होंगे, यदि नहीं तो मैं एक और हथियार बना सकता था और स्तर ऊपर कर सकता था। म्यूयान को भी लगा कि यह काफी दुखद है, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं 10 दिनों के भीतर माजी तलवार घाटी से बाहर निकल जाऊं तो मेरे पास रत्नों और अयस्कों की तलाश के लिए पर्याप्त समय होगा। ऐसा ही हो। तांग हुआन अपनी हंसी रोक नहीं सका, क्योंकि उसने पहले ही स्पिरिट सेवरिंग टोन का लकड़ी का डिब्बा खोल लिया था। अल्पविराम डॉट फुट विज तलवार शिल्प घाटी के केंद्र के पूर्वी हिस्से में एक परित्यक्त पत्थर की सड़क पर तेजी से दौड़ती हुई 5 आकृतियां अचानक रुक गईं। उनकी दृष्टि की रेखा में एक छोटी सी घाटी थी जिसमें 5 आकृतियां चुपचाप रेंग रही थीं। घाटी के भीतर कई बड़े और छोटे पत्थर खड़े थे, जिनमें से प्रत्येक पत्थर जमीन में धंसी हुई तीखी तलवारों जैसा लग रहा था। उस समय वे पांचों घाटी के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। यदि वे कुछ और कदम आगे बढ़ते तो घाटी में प्रवेश कर जाते। जनरल डुगू, ये एक मैजी स्वॉर्ड वैली है। जो बोल रहा था वह एक दुबला पतला मुरझाया हुआ हरा बूढ़ा आदमी था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। मजी तलवार घाटी, एक और आवाज गूंजी और एक छोटे कद के लेकिन मजबूत बूढ़े व्यक्ति ने अपनी पीठ पर एक सुनहरा धनुष लटकाया और कहा, मिस्टर लिन, क्या आपका मतलब है कि वे पहले ही मैजी स्वॉर्ड वैली में प्रवेश कर चुके हैं? ये व्यक्ति शालोंग साम्राज्य के 10,000 जनरल डुगुयान था। डुगुयान के पीछे 3 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष थे। उनमें से एक कोई और नहीं बल्कि जनरल चू फैंग थे। ये सही है। हरे कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने थोड़ा सिर हिलाया और निर्णायक ढंग से बोला, क्या आपको यकीन है जनरल? चिंता मत करो। बूढ़े आदमी के दुबले पतले चेहरे पर मुस्कान तैरती हुई दिखी। हालांकि यह बूढ़ा व्यक्ति शुद्ध तियान कबीले के खून का व्यक्ति नहीं है, लेकिन जब लकड़ी के जादू की उपलब्धियों की बात आती है तो तियान कबीले का 8वां स्तर का संप्रदाय भी इस बूढ़े व्यक्ति जितना कुशल नहीं होगा। पौधों में आत्मा होती है और यह बूढ़ा व्यक्ति पौधों और वनस्पतियों से संवाद करता था, इसलिए यह वह जानकारी थी जो उसे प्राप्त हुई। उनके द्वारा दी गई जानकारी गलत नहीं हो सकती, नहीं उनके लिए इस बूढ़े से झूठ बोलना संभव है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, वह तांग हुआन सचमुच मौत को आमंत्रित कर रहा है। वह मैजी स्वॉर्ड वैली में भागने की हिम्मत करता है। ऐसा लगता है कि वह जल्द ही मैजी स्वॉर्ड वैली के भीतर एक कंकाल बन जाएगा जिसने इस बूढ़े व्यक्ति को बहुत प्रयास से बचाया। तो फिर तांग हुआन के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। जनरल को अब उन पर विचार करना चाहिए। हरे कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने अपनी क्षीण उंगली बगल की ओर उठाई। अनगिनत भूत प्रेत जैसी आकृतियां पहले से ही उस क्षेत्र को घेर चुकी थीं। घने काले द्रव्यमान का अर्थ था कि इन भूतों की संख्या कम से कम कई हजार थी। इन भूतों के सामने वास्तव में दर्जनों रक्त लाल भूत थे। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह एक साधारण प्रतिशोधी आत्मा थी या रक्त आत्मा, वे दोनों इस समय चुप थे। असंख्य प्रतिशोधी आत्माएं और रक्त आत्माएं आगे बढ़ीं और एक विशाल दबाव तुरंत नीचे गिर गया। संपूर्ण विश्व अंधकार में और ठंडे दुष्ट वातावरण से भर गया था। कुछ ही समय में सबसे आगे वाला प्रतिशोधी आत्मा डुगुयान और अन्य लोगों से 10 मीटर से भी कम दूरी पर था। हाँ, अगले ही क्षण वह अतुलनीय रूप से तीखी फुफकारने वाली ध्वनि एक पदार्थ में परिवर्तित हो गई और तलवार शिल्प घाटी की गहराई से धनुष से निकले हुए तीर की तरह बाहर निकली, मानो वह हर किसी के कान के पर्दों को भेदने में सक्षम हो। हाँ, यह आवाज सुनकर हजारों प्रतिशोधी आत्माएं और रक्त आत्माएं शाही आदेश को सुनते हुए एक स्वर में चिल्लाने लगीं। आसमान में तेज लहरें उठ रही थीं, मानो वे आकाश को भेदने वाली हों। चू फैंग, तुम तीनों मिस्टर लिन का घाटी से बाहर तक पीछा करो। मैं देखना चाहता हूं कि यह किस तरह की चीज है जो मेरे सामने करतब दिखाने की हिम्मत कर रही है। डुगुयान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उसकी नजर अचानक अतुलनीय रूप से तेज हो गई। एक क्षण में ही उसने अपना धनुष निकाला और एक सुनहरा तीर निकाला। झुकना, गोली मार, पाइन तार, बेंग, हवा में तीव्र झटके गूंजने लगे। सुनहरा तीर एक अतुलनीय चमकदार प्रकाश में फट गया और भयानक शक्ति क्यूई तीर के शरीर से बाहर फैल गई। एक क्षण में ऐसा लगा जैसे तीर को केंद्र मानकर वह एक शंकु के आकार की सुनहरी आंधी में संघनित हो गया हो, और जहां से भी वह गुजरा अंतरिक्ष तेजी से विकृत हो गया, मानो वह तीर से आने वाले ऊर्जा के उतार चढ़ाव का सामना नहीं कर पा रहा हो। चहचहाहट। एक क्षण में ही सुनहरा तूफान प्रतिशोधी आत्माओं के समूह में घुस गया। उनमें से दर्जनों को चीखने का मौका मिलने से पहले ही चीर दिया गया। डुगुयान सुनहरे तूफान के पीछे चल रही छाया की तरह था। वह प्रतिशोधी आत्मा और रक्त आत्मा के घेरे से बाहर निकला और पूरी गति से तलवार शिल्प घाटी की गहराई की ओर उड़ चला। जब सुनहरा तूफान शांत हुआ और तीर डुगुयान के हाथ में आया, तब तक वह 200 मीटर दूर जा चुका था। हालांकि उसके पैर चलना बंद नहीं हुए और एक पल में वह गायब हो गया। सचमुच तीरंदाजी शानदार है। हरे कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति, जिन्हें मिस्टर लिन कहकर संबोधित किया गया था, ने प्रशंसापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, हमें भी अब चलना चाहिए। जब वह बोल रहा था तो उसकी हथेली से एक अंगूठे के आकार की हरी बेल निकली। वह तितली की तरह तेज गति से हवा में फड़फड़ाने लगा। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया, 4 भागों में विभाजित किया गया। एक क्षण में वे चारों अनगिनत लताओं से घिर गए, जो एक दूसरे से गुंथी और उलझी हुई थीं। पलक झपकते ही एक विशाल रतन गेंद संघनित होकर उन चारों को घेरने लगी।
बेलों का गोला आगे की ओर लुढ़कता रहा और तेजी से आगे बढ़ता गया। पलक झपकते ही वह प्रतिशोधी आत्माओं के समूह से टकरा चुका था। हाँ, कई प्रतिशोधी आत्माएं रतन गेंदों से चिपक कर चिल्लाने लगी तथा उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थीं। हालांकि इस समय रतन की गेंद से तेज रतन की कीलें निकली और प्रतिशोधी आत्मा के शरीर में घुस गईं। कुछ ही क्षणों में गेंद घेरा छोड़कर जंगल में प्रवेश कर गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह विरल जंगल में घूम रहा था और उसकी आंखें बड़ी हो गई हों। यह असामान्य रूप से फुर्तीला था और जल्द ही बिना किसी निशान के गायब हो गया। अल्पविराम डॉट दोपहर का समय था और तलवार शिल्प घाटी के भीतर तांग हुआन पहले से ही एक केंद्रित भाव के साथ कई मीटर ऊंचे तलवार पत्थर के सामने खड़ा था। तांग हुआन से 10 मीटर पीछे उसने सच्ची अग्नि आत्मा झरने को परिष्कृत करना बंद कर दिया और उसकी हथेली में एक अतिरिक्त उग्र लाल कोड़ा था। कोड़ा 4 मीटर से अधिक लंबा था और केवल छोटी उंगली जितना मोटा था। पूरा कोड़ा आग की तरह गहरे लाल रंग का था। कोड़े की नोक से एक शंकु के आकार का चाकू बाहर निकला हुआ था। चाहे वह ब्लेड हो या कोड़ा, दोनों में एक सुनहरी नस चुभ गई थी। सुनहरी शिरा के ऊपर उसके चारों ओर लाल रंग की रेखाएं थीं और सुनहरी लाल रेखाओं के किनारों पर उसके चारों ओर हरे रंग की रेखाएं भी थीं। अब से मैं तुम्हें कोइलिंग ड्रैगन विप कहूंगा। म्यूयान ने अपने लंबे चाबुक को सहलाया जबकि उसकी खूबसूरत आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं। उसके चेहरे पर मुस्कान ऐसी लग रही थी मानो अभी छलक आएगी। ये कोइलिंग ड्रैगन विप वह हथियार था जिसे तांग हुआन ने उसके लिए बनाया था। चाहे वह ड्रैगन और फीनिक्स भाला हो या कोइलिंग ड्रैगन विप, दोनों में ड्रैगन क्रिस्टल और फीनिक्स फ्लेम एसेंस का उपयोग किया गया था। हालांकि कोइलिंग ड्रैगन विप के लिए चुने गए अयस्क ब्लेजिंग आयरन नहीं थे बल्कि फैदर्ड आयरन थे। लौहयस्क से गढ़ा गया ये हथियार न केवल अत्यंत मुलायम था बल्कि अत्यंत लचीला भी था तथा चाबुक जैसे हथियार गढ़ने के लिए अत्यंत उपयुक्त था। हालांकि कोड़े की नोक पर लगे ब्लेड के कांटे म्यूयान द्वारा तैयार किए गए थे क्योंकि यह एक अन्य प्रकार का अत्यंत कीमती लौहयस्क था। उनकी विशेषताएं पंख वाले लोहे से काफी अलग थीं। जहां तक अयस्कों की बात है, म्यूयान ने अपेक्षाकृत हल्की आग और लकड़ी प्रकार के रत्न तैयार किए थे। हालांकि वह गुयंग के समान ही थी, उसकी काया भी गुयंग जैसी ही थी, लेकिन उसने जो युद्ध कौशल विकसित किया था वह गुयंग की तरह भयंकर और उन्मत्त नहीं था। विभिन्न हथियारों में ड्रैगन क्रिस्टल और फीनिक्स फ्लेम एसेंस के लिए अलग अलग उपचार पद्धतियां थीं। लंबे चाबुक के भीतर ड्रैगन क्रिस्टल द्वारा निर्मित सुनहरा ड्रैगन पूरे चाबुक के माध्यम से पूरी तरह से फैला हुआ था और फीनिक्स फ्लेम एसेंस द्वारा संघनित फीनिक्स भी इसी तरह फैला हुआ था। सुनहरे ड्रैगन के ऊपर कुंडली मार रहा था। फीनिक्स कुंडलित ड्रैगन के साथ ये स्वाभाविक रूप से कुंडलित ड्रैगन विप था। टस्क ये हथियार वास्तव में बुरा नहीं है। कुछ ही दूरी पर गुयंग ने उसके हाथ में लंबे कोड़े को देखा। वह इतना ईर्ष्यालु था कि उसके मुंह से लार निकलने वाली थी। ये निश्चित रूप से तांग हुआन द्वारा बनाया गया एक उन्नत हथियार है। म्यूयान का मुस्कुराता हुआ चेहरा एक फूल की तरह था। उसकी खूबसूरत आंखें तांग हुआन को देख रही थीं जो 10 मीटर दूर एक मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा था। उसकी निगाहें बेहद कोमल हो गईं और मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी साधना जारी रखूंगी और आशा करती हूं कि जब तक तांग हुआन सभी 36 तलवार मुहर जमा कर लेगा तब तक मैं पहले से ही एक आत्मा गोली को संघनित कर चुकी होंगी और चरण 7 मार्शल मास्टर बन जाऊंगी। उसकी कलाई के हल्के से झटके से कुंडलित ड्रैगन चाबुक एक आध्यात्मिक वस्तु में बदल गया जो उसकी कमर के चारों ओर लिपट गया। इसके बाद म्यूयान ने अपने दिल को शांत किया और अपनी सुंदर आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित किया। खेती करो, खेती करें। गुयंग ने अपने सिर को थपथपाया, स्पिरिट सेवरिंग टोन से भरे लकड़ी के बक्से पर नजर डाली और असहाय होकर आह भरी। फिर म्यूयान की तरह ट्रू फायर स्पिरिट स्प्रिंग को परिष्कृत करना जारी रखा। ये मैजी स्वॉर्ड वैली एक बार फिर शांत हो गई। तांग हुआन की अभिव्यक्ति शांत थी, उसका मन पूरी तरह से केंद्रित था, उसका ध्यान पूरी तरह से तलवार पत्थर में निहित घने और जटिल पैटर्न पर केंद्रित था। इस मजी तलवार घाटी में विभिन्न आकारों के कुल 108 तलवार पत्थर थे। जब तक स्पिरिट मैप 36 तलवार पत्थरों को समझने में सक्षम था तब तक वह अपनी भौहों के मध्य में 36 तलवार मुहरों को संघनित कर सकता था और मैजी तलवार घाटी से बाहर निकल सकता था। बेशक अगर उसके पास पर्याप्त समय होता तो वह अधिक तलवार सील भी प्राप्त कर सकता था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक व्यक्ति ने आधे महीने के भीतर सभी 72 तलवार मुहर एकत्र कर ली थी। यद्यपि वे मैजी स्वॉर्ड वैली से बाहर निकलने वाले शीर्ष 3 लोगों में शामिल नहीं थे, फिर भी उन्होंने एक अपवाद बनाया और स्वॉर्ड क्राफ्टिंग वैली में रहने का अधिकार प्राप्त किया। मैजी स्वॉर्ड वैली में उस हथियार परिशोधक द्वारा स्थापित रिकॉर्ड को कभी भी किसी ने नहीं तोड़ा था तथा दूसरे स्थान पर रहे हथियार परिशोधक ने केवल 60 स्वॉर्ड सील ही एकत्र किए थे। हालांकि चाहे वह 72 तलवार सील हो या 60 तलवार सील, जो लोग मैजी तलवार घाटी में ऐसा परिणाम बना सकते थे वे सभी दुर्लभ उपकरण विधि प्रतिभाशाली थे। ऐसे चरित्र के प्रति तांग हुआन के दिल में भी काफी सम्मान था। यह अफसोस की बात है कि कुछ दशक पहले तलवार शिल्प घाटी में हुई महान आपदा ने अनगिनत दस्तावेजों और सामग्रियों को नष्ट कर दिया था। समय पानी की तरह बह गया। अज्ञात समय के बाद तांग हुआन अंततः आगे बढ़ा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और धीरे से तलवार के पत्थर पर अपना दाहिना हाथ दबाया।
बज दानतियन के भीतर से नौयांग दिव्य भट्टी और आध्यात्मिक चक्र के 3 स्तर तेजी से घूमे। असली क्यूई जिसमें भयानक गर्मी थी उसके हाथ की हथेली से निकली और तलवार के पत्थर में घुस गई। तलवार पत्थर बेहद पारदर्शी था, सिर्फ उंगली के एक झटके से तांग हुआन की राजसी असली क्यूई ने पहले ही पूरे तलवार पत्थर को भर दिया था। प्रत्येक हथियार को, भले ही वे समान आकार और आकृति वाले हथियार हों, अलग अलग स्पिरिट मैप बनाने की आवश्यकता होगी। तलवार पत्थर वही था। अब तांग हुआन को तलवार पत्थर की स्थिति का पता लगाना था और फिर पैटर्न की अपनी पिछली समझ के आधार पर वह सही आत्मा मानचित्र का अनुमान लगाएगा। थोड़ी देर बाद तांग हुआन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस दुनिया में तांग हुआन हथियार परिशोधक था, लेकिन अपने पिछले जीवन में तांग हुआन तलवार शिल्पकार था। सभी हथियारों में से तांग हुआन को तलवार सबसे अधिक समझ में आती थी। अपने पिछले जीवन में तांग हुआन ने कुल मिलाकर 1000 वर्ष नहीं, बल्कि कम से कम 800 वर्ष अर्जित किए थे। बेशक पहले कुछ वर्षों में उन्होंने जो तलवारें बनाई थीं, उनकी गुणवत्ता में निश्चित रूप से कमी रही होगी। अंततः वह उस दुनिया की सीमा तक पहुंच ही गया था, अन्यथा वह इतनी कम उम्र में तलवार बनाने में माहिर नहीं बन पाता और उसने जो कीमती तलवार बनाई थी उसकी उस दुनिया के लोगों द्वारा मांग नहीं की जाती। इस समय ड्रैगन स्प्रिंग टाउन उबलते पानी के बर्तन की तरह उबल रहा था। चू फैंग और शालोंग साम्राज्य के अन्य 3 जनरल पहले ड्रैगन स्प्रिंग टाउन में लौट आए। उनके साथ एक मुरझाया हुआ बुरा आदमी भी था। जो लोग पहले से ही बहुत कुछ देख चुके थे उन्होंने उसे पहचान लिया। वह शालोंग एम्पायर का अतिथि लिनसेन था। ऐसा कहा गया कि इस व्यक्ति की ट्रैकिंग तकनीक ऐसी थी जो बहुत कम लोग कर सकते थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि होंग लियांग वास्तव में उसे 2 रियल्म्स मैदान से भेज देगा। ऐसा लगता है कि तांग हुआन, जिसने अपने दूसरे बेटे को लगातार मार डाला था, होंग लियांग उसे जल्द से जल्द मारना चाहता था। लिनसेन के साथ तांग हुआन शायद बच नहीं पाएगा। जैसा कि हर कोई अनुमान लगा रहा था, तांग हुआन के बारे में खबर 1000 जनरल्स मैनर से फैल गई, जिससे लोग बेहद हैरान हो गए। क्या तांग हुआन मजी तलवार घाटी में प्रवेश कर गया? दिव्य आयुध की सबसे ऊपरी मंजिल पर गेटेंग एक हरे रंग के रत्न को पकड़े हुए था और ध्यानपूर्वक उसकी जांच कर रहा था। वह डोंक की ध्वनि के साथ उछला, उसके हाथ में रखा मणि जमीन पर गिर गया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसने उत्सुकता से पूछा, ये खबर कहाँ से आई? शालोंग साम्राज्य के 1000 जनरलों के महल से। ये सही है, ये खबर चू फैंग द्वारा व्यक्तिगत रूप से जारी की गई थी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सवाल किया, क्या यह हो सकता है कि लिनसेन द्वारा तांग हुआन का पता लगाने के बाद दुगुयान ने उसे मार डाला हो? हालांकि उन्हें यह भी डर था कि हमारा दिव्य हथियार मंडप इस मामले को और आगे बढ़ाएगा, इसलिए उन्होंने कवर अप के रूप में मेजी स्वॉर्ड वैली का इस्तेमाल किया। आखिरकार तांग हुआन एक मध्यम श्रेणी का हथियार परिशोधक है, इसलिए उसका अंदर मरना सामान्य बात है। यह असंभव है। एक पल के सदमे के बाद जीटेंग को होश आया और उसने अपना सिर हिलाया। अगर वे वास्तव में तांग हुआन को मार देते हैं तो उन्हें केवल अपना मुंह बंद रखने की जरूरत है। उन्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही हर कोई जानता हो कि तांग हुआन को उन्होंने ही मारा था, जब तक हमें सबूत नहीं मिल जाते हम दिव्य हथियार मंडप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि तांग हुआन वास्तव में गलती से मैजी तलवार घाटी में प्रवेश कर गया था? अधेड़ उम्र के आदमी ने भौहें से कोड़ी। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है, गेटेंग ने भारी आवाज में कहा। एक मध्यवर्ती हथियार परिशोधक जो मैजी तलवार घाटी में प्रवेश करेगा निस्संदेह मर जाएगा। तब से कई दिन बीत चुके हैं। तांग हुआन की प्यास के कारण भले ही वह मर न जाए, लेकिन अब वह मौत के करीब पहुंच चुका होगा। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति आह भरने से खुद को रोक नहीं सका और उसकी भौहों के बीच अफसोस की एक छिपी हुई भावना थी। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। गेटेंग ने भी आह भरी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पफट ड्रैगन स्प्रिंग टाउन के अंदर एक अन्य 1000 जनरल्स मैनर में तांग जियोनग ने अभी पियाई गई चाय थूक दी। कवच पहने युवक को घूरते हुए उसकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। तुमने क्या कहा? तांग हुआन मर गया। उद्धरण चिन्ह। लॉर्ड 1000 जनरल्स, तांग हुआन मरा नहीं है, वह बस माजी स्वॉर्ड वैली की ओर भाग गया है। युवक ने अपने चेहरे से चाय पोंछी और अत्यंत उदास भाव से कहा, इसमें और मृत्यु में क्या अंतर है? तांग जियोनग ने अपने हाथ में पकड़े चाय के कप को पाक ध्वनि के साथ जमीन पर पटक दिया। वह क्रोधित हो गया। जब उसे पता चला कि कुछ दिन पहले चू फैंग की तलवार से बचने वाला व्यक्ति तांग हुआन था, तो वह चौंकने के अलावा ठंडे पसीने में भीग गया। तांग हुआन न केवल महान तांग साम्राज्य के औजार विधि प्रतिभा और मार्शल आर्ट प्रतिभा था, बल्कि वह ऐसा व्यक्ति भी था जिसे तांग साम्राज्य का शाही परिवार भर्ती करना चाहता था। यदि तांग शियोंग को उसकी असली पहचान का पता होता, तो वह चू फैंग के हमले के समय शहर की दीवार पर खड़े होकर तमाशा कैसे देख पाता। सौभाग्य से तांग हुआन भागने में सफल रहा, लेकिन जब वह ज्यादा देर तक खुश नहीं रहा, तो ड्रैगन स्प्रिंग प्राचीन शहर में तांग हुआन की खबर पहले ही फैल चुकी थी। एक बार जब उसे पता चला कि तांग हुआन कहाँ है, तो डुगुयान ने उसे जाने नहीं दिया। तांग जियोंग फिर से बेहद चिंतित था। सौभाग्य से, इससे पहले कि डुगुयान कोई कदम उठा पाता, किसी ने उसे चुनौती दे दी थी, और यहाँ तक कि डुगुयान को ड्रैगन स्प्रिंग टाउन के अंदर सफलतापूर्वक रखने के लिए शालोंग साम्राज्य के जनरलों में से एक को मारने की धमकी भी दी थी। इससे वह तांग हुआन की किस्मत पर अफसोस जताने के अलावा कुछ नहीं कर सका।
स्पिरिट स्टेज माउंटेन की चोटी पर लंबे समय से प्रतीक्षित महान लड़ाई तक ही उसे अचानक एहसास हुआ कि कोई जानबूझकर तांग हुआन के लिए समय रोक रहा था। उस समय अंततः उसे पुनर्तः राहत महसूस हुई। फिर भी अप्रत्याशित रूप से कई दिनों बाद तांग हुआन के माजी तलवार घाटी में प्रवेश करने की एक और खबर आई। क्या तांग हुआन टूल विधि में प्रतिभाशाली नहीं है? शायद वह मेजी स्वॉर्ड वैली से बाहर निकल सके। युवक हकलाया। दूर जाने का अभद्र संकेत देना। तो क्या हुआ अगर वह टूल्स मेथड में प्रतिभाशाली था? क्या वह स्वर्ग के विरुद्ध भी जा सकता है? उद्धरण चिन्ह। तांग जियोनग और भी अधिक क्रोधित था। उस समय हर बार हथियार शोधन पवित्र सभा में कई उच्च रैंकिंग वाले हथियार शोधक प्रवेश करते थे। उनमें से कितने लोग वहां से बाहर निकलने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करने में सक्षम थे? तांग हुआन एक मध्यम स्तर का हथियार परिशोधक है और वहां कुछ महीनों तक रहने के बाद वह 36 तलवार मुहर इकट्ठा करने और बाहर निकलने में सक्षम होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि वह बिना खाए पिए वहां कितनी देर तक रह पाएगा? उद्धरण चिन्ह। जान पड़ता है। नहीं, युवक ने सूखी हंसी हंसते हुए कहा, जनरल, उसके पास बहुत सारा खाना होगा। भाड़ में जाओ, तांग जियोनग ने दहाड़ते हुए कहा। जब उसने लात मारी तो मैं दहाड़ रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तांग हुआन वास्तव में मजी तलवार घाटी में प्रवेश कर गया है। स्टार सी जेम्स टो के अंदर, नीसोंग ने आश्चर्य से कहा। पुनर्तः सत्य, चू फैंग ने खुद कहा है, ये झूठ नहीं होना चाहिए। अफसोस की बात है, मैंने शुरू में सोचा था कि वह डुगुयान के पीछा से बच निकलने में सक्षम होगा, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह गलती से मैजी स्वॉर्ड वैली में प्रवेश कर जाएगा। क्या ये स्वर्ग की इच्छा हो सकती है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वह मैजी स्वॉर्ड वैली एक निश्चित क्षेत्र है। मध्यम स्तर के हथियार परिशोधक की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि उच्च स्तर के हथियार परिशोधक भी बिना किसी तैयारी के जल्दबाजी में हमला कर सकते हैं, इसलिए मुझे डर है कि उनके बचने की संभावना बहुत कम है। पानी या भोजन के बिना हम मार्शल योद्धा सामान्य लोगों की तुलना में केवल कुछ दिन ही जीवित रह पाएंगे। लगभग उसी समय स्पिरिट फेदर जेम्स टो में शुईजू काफी देर तक स्तब्ध रहा, फिर वह अपना सिर हिलाने और आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तांग हुआन निश्चित रूप से मर चुका है। इस बार तांग हुआन वास्तव में मर चुका है। उद्धरण चिन्ह। वह न तो चूफैंग की तलवार के नीचे मरा, न ही वह डुगुयान के हाथों मरा। वास्तव में उनकी मृत्यु मैजी स्वॉर्ड वैली के नीचे हुई थी। क्या ये बहुत अनुचित नहीं है? कुछ ही महीनों में वह एक साधारण व्यक्ति से स्टेज 5 मार्शल मास्टर बन गया और फिर हथियार शोधन प्रतियोगिता के प्रमुख का पद प्राप्त किया और साथ ही फीनिक्स स्पिरिट मार्शल मीटिंग के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया। आपको अद्वितीय प्रतिभाशाली कहा जा सकता है। हालांकि बहुत अधिक प्रतिभाशाली होना अच्छा नहीं है। स्वर्ग द्वारा दंडित होना आसान है और इसीलिए आपकी मृत्यु इतनी आसानी से हुई। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तांग हुआन के मैजी स्वॉर्ड वैली में घुसने की खबर पहले ही ड्रैगन स्प्रिंग टाउन में फैल चुकी थी। सबसे पहले उन्होंने दुनिया को चौंकाने के लिए अपनी 12 मीटर की टोटेम ज्वाला का इस्तेमाल किया। फिर वह फ्यूरियस वेव्स सिटी की हथियार शोधन प्रतियोगिता का चैंपियन बन गया, जिससे उसका नाम दुनिया में हिल गया, और फिर उसने लगातार फीनिक्स स्पिरिट मार्शल मीटिंग के मजबूत दुश्मनों को हराकर पहला स्थान हासिल किया। इससे उनकी प्रतिष्ठा और भी अधिक बढ़ गई। यहाँ तक कि स्वर्गीय गढ़ने वाले शहर की जादूगरनी जैसी लड़की भी इस समय अपनी चमक खो देगी। दुर्भाग्य से इस तरह के एक अद्भुत हथियार प्रतिभा मैजी तलवार घाटी में गिरने जा रही थी, जिसने ड्रैगन स्प्रिंग टाउन में अनगिनत लोगों को दया महसूस कराई। यदि यह खबर बाहर आ गई तो संभवतः और भी अधिक लोग इस बात पर शोक व्यक्त करेंगे कि इस हथियार विशेषज्ञ का असमय निधन हो गया। जिस समय हर कोई तांग हुआन के लिए दुखी हो रहा था, डुगुयान अचानक अकेले ड्रैगन स्प्रिंग टाउन लौट आया। किसी ने पाया कि शालोंग साम्राज्य का ये स्वामी 10,000 जनरल गंभीर रूप से घायल हो गया था। ची। तलवार शिल्प घाटी के अंदर, माजी तलवार घाटी के भीतर, एक हल्की सी आवाज ने इस स्थान में सन्नाटा तोड़ दिया और एक सफेद रोशनी तलवार के पत्थर से अलग हो गई, जो बिजली की गति से तांग हुआन की भौहों के केंद्र में विलीन हो गई। ये तांग हुआन के पास पहले से ही 12वीं तलवार मुहर थी। उसके माथे पर सफेद तलवार के आकार का निशान और भी चमकदार हो गया। और जैसा कि म्यूयान और गुयंग ने उम्मीद की थी, तांग हुआन की गति और तेज हो गई। मात्र 5 दिन की छोटी सी अवधि में ही उन्होंने 12 तलवार मुहरें जारी कर दी थीं। तांग हुआन की गति निश्चित रूप से अभी भी धीरे धीरे बढ़ेगी। संभवतः 13 दिनों की अवधि में सभी 36 तलवार मुहरें पूरी हो जाएंगी। हालांकि जिस बात ने म्यूयान और गुयंग को और भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया वह ये थी कि तांग हुआन की गति धीरे धीरे नहीं बढ़ी, बल्कि तेजी से बढ़ी। छठे दिन उनकी तलवार की मुहर बढ़कर 16 पंक्तियों की हो गई। 7वें दिन तलवार मुहर की 24 पंक्तियां। 8वें दिन 38 प्रश्न। आज शाम जब म्यूयान और तांग हुआन, जो एक के बाद एक अपनी साधना से जागे थे, ने सुना कि उन्होंने पर्याप्त तलवार मुहर एकत्र कर ली है, तो उन्हें न तो अधिक खुशी हुई और न ही आश्चर्य हुआ। जब उन्हें पता चला कि तांग हुआन की भौहों के बीच तलवार मुहरों की संख्या हर दिन कई गुना बढ़ गई, तो उन्होंने समझा कि समय सीमा के भीतर सभी तलवार मुहरों को इकट्ठा करने में कोई रहस्य नहीं था।
वर्तमान में 38 तलवार सील थे जो गहन चिकित्सकों की संख्या की न्यूनतम सीमा को पार कर गए और उन्हें मैजी तलवार घाटी छोड़ने की अनुमति दी। हालांकि चाहे वह तांग हुआन स्वयं हो, मुयान हो या गुयंग हो, उनमें से किसी ने भी तुरंत छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। अभी ये शस्त्र शोधन पवित्र सभा का अंतिम परीक्षण नहीं था। जितना जल्दी निकल जाए उतना अच्छा होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि जितनी अधिक तलवार मुहर किसी के पास होती थी, आत्मा के साथ विलय के बाद उसकी आत्मा में उतनी ही अधिक वृद्धि होती थी। चूंकि अभी बहुत दिन बाकी थे तो उसे जल्दी क्यों जाना चाहिए था। यदि वह शेष समय में अधिक तलवार सील इकट्ठा कर सकता है तो क्यों नहीं। अगर यह गति जारी रही तो तांग हुआन 72 तलवार मुहर का रिकॉर्ड भी तोड़ने में सक्षम हो सकता है। ये देखकर कि तांग हुआन एक बार फिर बिना हिले डुले तलवार के पत्थर के सामने खड़ा था, गुयंग भावुक हुए बिना नहीं रह सका। इस तरह के व्यक्ति के साथ दोस्ती करना निश्चित रूप से बहुत बड़ा दबाव था। आवश्यक रूप से नहीं, म्यूयान ने मुस्कुराने से पहले खुद से ही कहा, मैंने एक बार सुना था कि 36 तलवार मुहर को पार करने के बाद आपके पीछे का आत्मा मानचित्र अधिक से अधिक जटिल हो जाएगा। हर बार जब आप किसी एक को समझेंगे तो आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। यदि तांग हुआन एक उच्च स्तरीय हथियार परिशोधक होता तो वह वास्तव में उस वरिष्ठ द्वारा स्थापित रिकॉर्ड को तोड़ने में सक्षम हो सकता था। हालांकि वह अभी भी एक मध्यम स्तर का हथियार परिशोधक है, इसलिए अगले कुछ दिनों में यह बहुत अच्छा होगा यदि उसकी तलवार सील को 50 तक बढ़ाया जा सके। उद्धरण चिन्ह। तांग हुआन ने सिर्फ एक तलवार पत्थर का चयन करके आत्मा मानचित्र को तोड़ना शुरू नहीं किया था। इसके बजाय उन्होंने सबसे आगे से शुरुआत की और तलवार के पत्थरों की एक श्रृंखला का अनुसरण किया। मैजी स्वॉर्ड वैली में 108 तलवार पत्थरों के वितरण के भी अपने नियम थे। यदि कोई सैकड़ों मीटर ऊपर से नीचे देखे तो उसे पता चलेगा कि तलवार के पत्थर एक विशाल तलवार का आकार बनाते हैं। तलवार की मूठ बाहर की ओर तथा तलवार की नोक अंदर की ओर थी। इसके बाद तांग हुआन ने तलवार पत्थर के आत्मा मानचित्र पर लगी सील को बाहर से तोड़ दिया। तलवार मुहर के 50 सेट होना बहुत प्रभावशाली माना जाता है। यदि इस तरह का परिणाम उस समय के शस्त्र शोधन पवित्र सम्मेलन के अंतिम चरण के अभिलेखों में दर्ज किया गया होता तो भले ही कोई शीर्ष 10 में प्रवेश नहीं कर पाता, फिर भी वह शीर्ष 20 में प्रवेश करने में सक्षम होता। गु यंग जोर से हंसा। वास्तव में ये दुख की बात है। यदि तांग हुआन एक उच्च स्तरीय हथियार परिशोधक बन गया होता और फिर से इस स्थान पर प्रवेश किया होता तो उसका लाभ और भी अधिक होता। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। म्यूयान का निर्णय शीघ्र ही सत्य सिद्ध हुआ। 9वें दिन तांग हुआन ने केवल 2 आत्मा मानचित्रों को ही समझा था और उसकी तलवार मुहर बढ़कर 45 हो गई थी। 10वें दिन अभी भी 2 स्पिरिट मैप बचे थे जिन्हें डिकोड किया जा चुका था और उनकी तलवार सील 42 तक पहुंच गई थी। लेकिन 11वें दिन मानो तांग हुआन ने कोई कामोद्दीपक औषधि खा ली हो, उसकी आत्मा मानचित्र को तोड़ने की गति बहुत बढ़ गई। शाम तक जिस गति से उन्होंने तलवार सील प्राप्त की वह वास्तव में 48 तक पहुंच गई थी। 12वें दिन तांग हुआन की गति एक बार फिर तेजी से बढ़ गई और उसकी तलवार की मुहर 60 पंक्तियों तक पहुंच गई। इस परिणाम को पहले से ही दूसरा स्थान माना जा सकता है। तांग हुआन फिर भी वहां नहीं रुका। 11वें दिन के बाद से उसने आत्मा मानचित्रों पर अधिक ध्यान नहीं दिया, बल्कि तलवार पत्थर का शुरू से ही निरीक्षण करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने प्राप्त जानकारी के आधार पर स्पिरिट मैप का निर्माण शुरू किया। इस प्रकार का स्पिरिट मैप वास्तव में पैटर्न में निहित स्पिरिट मैप के समान ही था। इस तरह की विधि तांग हुआन द्वारा पहले इस्तेमाल की गई विधि की तुलना में और भी अधिक मानसिक ऊर्जा की खपत करेगी और उसकी अपनी धारणा क्षमता की आवश्यकताएं अत्यधिक उच्च थीं। यदि थोड़ी सी भी गलती हुई तो भी अंत में इसका परिणाम यह होगा कि वह स्पिरिट मैप और तलवार के पत्थरों पर हार स्वीकार नहीं करेगा और समय बर्बाद करेगा। इसके अलावा रेखाओं और पैटर्न की समग्रता से उन्हें पहचानने के लिए एक अन्य स्पिरिट मैप के बारे में सोचना और भी अधिक कठिन होगा। लेकिन अगर वह इन दोनों कठिनाइयों पर काबू पा लेता तो जिस गति से वह तलवार की मुहर प्राप्त कर सकता था वह बहुत बढ़ जाती, ठीक वैसे ही जैसे तांग हुआन अभी था। 13वें दिन उसकी भौहों के बीच तलवार की मुहर पहले ही 74 बार ओवरलैप हो चुकी थी। इसने पहले ही वरिष्ठ हथियार परिशोधक द्वारा कई वर्ष पहले छोड़े गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। अभी पूरे 2 दिन बाकी थे। तांग हुआन के माथे पर तलवार की मुहर की प्रत्येक अतिरिक्त रेखा एक नया रिकॉर्ड बना रही थी और यह संभावना थी कि भविष्य में कोई भी इस रिकॉर्ड को पार नहीं कर पाएगा। तांग हुआन ने केवल 4 घंटे तक साधना की, उसके बाद उसने एक बार फिर स्वयं को साधना में डुबो लिया। एक और दिन बीत गया और अब 14वें दिन की शाम हो चुकी थी। तांग हुआन की भौहों के बीच अंकित तलवार की मुहर की संख्या पहले ही अत्यंत भयावह संख्या 96 तक पहुंच चुकी थी। 90 तलवार सील। मैजी स्वॉर्ड वैली के प्रकट होने के बाद से उच्चतम रिकॉर्ड केवल 72 स्वॉर्ड सील का था। लेकिन तांग हुआन ने केवल 14 दिनों में न केवल वह रिकॉर्ड तोड़ दिया जिसे कई वर्षों में किसी ने नहीं तोड़ा था, बल्कि उसने नए रिकॉर्ड को पूरे 18 तलवार मुहरों से भी ऊपर उठा दिया। अगर यह खबर फैल गई तो यह दुनिया को हिला देने के लिए काफी होगी। स्वॉर्ड सील की 90 पंक्तियां। ये तांग हुआन 108 तलवार मुहर प्राप्त करने और फिर मैजी तलवार घाटी छोड़ने के बारे में नहीं सोच सकता है ना? गु यंग ने सीधे तांग हुआन के शरीर को देखा, उसके गले से घूंट की आवाज आई और उसने बड़ी मुश्किल से मुंह में लार ली।
108 म्यूयान ने भी बिना पलक झपकाए दूर से तांग हुआन को देखा, उसकी खूबसूरत आंखें अनियंत्रित उत्साह से भर गईं। अभी 90 तलवार मुहरें बची थीं और अभी भी 18 तलवार पत्थर बिना आत्मा मानचित्र के थे। यदि वह वास्तव में शेष दिन में 18 और तलवार सील प्राप्त कर सकता है, तांग हुआन इस मैजी स्वॉर्ड वैली में 108 तलवार मुहरों का रिकॉर्ड बनाने में सक्षम होगा। इस रिकॉर्ड ने हिला दिया प्राचीन युग। इसके अलावा जिसने ये भयानक रिकॉर्ड स्थापित किया था वह एक मध्यम स्तर का हथियार परिशोधक था जो 20 वर्ष का भी नहीं था। भले ही मानव कबीला भविष्य में फिर से मूल महाद्वीप पर पूरी तरह से हावी हो जाए, ये तलवार शिल्प घाटी अपना पूर्व गौरव पुनः प्राप्त कर लेगी और कोई भी तांग हुआन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा। भले ही कोई भी हथियार शोधन ग्रैंड मास्टर 108 तलवार मुहर के साथ मैजी तलवार घाटी से बाहर चला गया, फिर भी वे तांग हुआन के रिकॉर्ड को हिला नहीं पाएंगे, क्योंकि तांग हुआन सिर्फ एक मध्यम स्तर का हथियार परिशोधक था।